तो उसका नाम अली लरजानी बोल रहे हैं, लेकिन बीच का जो नाम है उसका अर्दशीर है। अर्दशीर ससेनियन डायनेस्टी का एक तरह से फाउंडर, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है इरानियंस और इवन वेस्टर्न्स के लिए वो चला आ रहा है अकैमेनिड पीरियड से। तो अकैमेनिड्स ने जैसे ग्रीक से लड़ा, डेरियस अपना एक गुलाम नियुक्त करता है, उसका एक काम होता है कि बार बार उसको याद दिलाना है कि एथेंस को भूलिए मत। पर्शियन आर्मी आती है, एथेंस को तबाह कर देती है। सबसे बड़ी नेवल बैटल उस समय की थी, और इस बैटल में जो पर्शियंस हैं वो हारते हैं बहुत बुरी तरह से। तो जब परसेपोलिस में आग लगाता है, ये बदला था एथेंस को जलाने का। पार्थियंस इनको हराते हैं और क्रासस को पकड़ लेते हैं। पिघला हुआ सोना है उसको पिला दिया जाता है। गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप। गेम ऑफ थ्रोन्स ने वहीं से लिया था वो। रोमन्स का रिसोर्स बेस तो वेस्टर्न यूरोप में है, इनका रिसोर्स बेस रोमन बॉर्डर के पास में है। आज भी देख लो अमेरिकन बेसेस है आसपास, हर जगह है। रोमन एम्परर इनसे लड़ने के लिए आता है फिलिप, उसको ये बंदी बनाते हैं। तो 642 में नहवंद की लड़ाई जब हारते हैं पर्शियंस, पूरा का पूरा जो पर्शियन एम्पायर है वो तहस नहस हो जाता है। पूरी हिस्ट्री है ये, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है बार बार आपको दिखता है। हेलो जय, कैसे हो? वेलकम बैक। थैंक यू भैया। अच्छा, ये हमारा जो सीरीज चल रहा था उसमें थोड़ा इंटरप्शन आ गया है, थोड़ा डिले हो गया है, और अभी आपके पास थोड़ा सा समय कम था। लेकिन ईरान के ऊपर मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया कि एक कॉन्वर्सेशन हमारा होना चाहिए कि जो एंशिएंट ईरानियन हिस्ट्री है उस पर हम बात करेंगे। सो आपने टाइम निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। थैंक यू। और ये बताओ कि हम एंशिएंट हिस्ट्री पे तो बात करने वाले हैं, लेकिन ये बताओ कि क्या अभी जो ईरान में कुछ ऐसी चीज़ें जो मॉडर्न है, उनका जो अभी का एग्जिस्टेंस है, उसमें कुछ एंशिएंट रिफ्लेक्शंस दिखते हैं उनकी एंशिएंट हिस्ट्री की? क्योंकि बोला जाता है कि अनलाइक अरब्स, उन्होंने अपने प्री इस्लामिक हिस्ट्री को पूरी तरीके से डिस्कार्ड नहीं किया है। जैसे अभी भी इवन इस्लामिक रेवोल्यूशन आने के बाद और इस्लामिक रेवोल्यूशन आने से पहले तो बहुत ज़्यादा ओवर्टली जो स्टेट थी इरानियन स्टेट, वो प्रोजेक्ट करती थी अपना जो प्री इस्लामिक पास्ट था। लेकिन इवन इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद आने के बाद भी जब भी मतलब कि उनको लगा ना कि भाई हमें आइडियोलॉजी थोड़ी मजबूत एक इरानियन नेशनलिज्म करना है, जब ईरान इराक वॉर हो रही थी तब, या फिर अभी का जो चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, तो उसमें उन्होंने हमेशा जो प्री इस्लामिक ईरानिक जो पर्शियन पास्ट था उसके जितने एग्जाम्पल्स हैं, तो वो उससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करने की कोशिश की है कि जो नेशनलिज्म है, इरानियन नेशनलिज्म, वो बढ़े। तो वो हमेशा से एक सोर्स रहा है वो इरानिक नेशनलिज्म। अभी रिसेंटली जो कौन सा मिनिस्टर था, IRGC का चीफ था ना, हाँ, तो उसका नाम अली लरजानी बोल रहे हैं, लेकिन बीच का जो नाम है उसका अर्दशीर है। तो अर्दशीर जो था, अर्दशीर ससेनियन डायनेस्टी का एक तरह से फाउंडर, फर्स्ट रूलर था वो। तो अर्दशीर वैसे तो देखा जाए तो वो तो ज़ोरेस्ट्रियन था, लेकिन अभी भी IRGC के लीडर के बीच का नाम अर्दशीर है। तो ये हमेशा से, फिर आपको बहुत सारे ईरानियन मिल जाएंगे जिनका नाम मेहरदाद है। मेहरदाद जो एक पार्थियन रूलर था, मिथ्रेडेटिस जिसका ग्रीक नाम था, वो है। तो ये जो नाम है, तो उस सेंस में हमेशा एक जो सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन रहा है। फिर जो 12 दिन की लड़ाई हुई थी इजराइल के साथ 2025 में, उसके बाद जो ईरानियन गवर्नमेंट है उसने तेहरान का जो इंकलाब स्क्वायर है वहाँ पे एक स्टैचू अनवील करा। वो स्टैचू में क्या है कि जो एक ससेनिड रूलर है शाहपुर फर्स्ट, वो खड़ा हुआ है, और उसके नीचे एक रोमन एम्परर जो है वो मतलब ऐसे झुक के, वो घोड़े पे है बेसिकली, और रोमन एम्परर वलेरियन जो है वो ऐसे मतलब उसके नीचे सबमिशन अपना दे रहा है। तो ये जो रॉक कार्विंग है ये हमको मिलती है, बहुत मतलब पुरानी है, कि जो ये ससेनिड रूलर था इसने हराया था रोमन को और पकड़ लिया था उसे। तो रोमन एम्परर को पकड़ना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और वही जो वो रॉक कार्विंग है वो एक तरह से उसको स्टैचू की तरह इन्होंने अभी अनवील करा। अच्छा, ये इस तरीके से देखते हैं क्या कि जो रोमन एम्पायर था, हाँ, उसका जो एक तरीके से वेस्टर्न सिविलाइजेशन का जो एक तरीके से आज का कस्टोडियन जिसको बोला जाता है, और US में बहुत लोग बोलते हैं कि भाई हम वी आर द कस्टोडियंस ऑफ इट। और उनके जो आप देख लो कि जैसे उनका स्पेस प्रोग्राम अपोलो और वो सब यूज़ करते हैं वो पॉपुलर डिस्कोर्स में। तो डू यू थिंक कि इस इरानियंस भी उस तरीके से इस सिविलाइजेशन को, वेस्टर्न US वाली जो सिविलाइजेशन है उसको, रोमन एम्पायर और अपने को इरानियन, एंशिएंट ईरान, हाँ वो तो है। और वो ये मतलब, और ये कॉन्फ्लिक्ट जो है उस सेंस में ईरानियंस और इवन वेस्टर्न्स के लिए, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसके लिए भी
वो चला आ रहा है अकैमेनिड पीरियड से। तो अकैमेनिड्स ने जैसे ग्रीक से लड़ा, 300 जो मूवी है इतनी पॉपुलर है, तो उसमें कि उसमें वो दो, एक तरफ स्पार्टन्स हैं भाई जो कि बहुत मतलब फ्री हैं, वो अपनी फ्रीडम को बहुत चेरिश करते हैं, और एक तरफ जो है वो एक राजा है जो कि बहुत क्रूर है, तो पर्शियंस दिखने को में भी ऐसे दिखने में वैसे दिखा रखा है। और फिर उसके बाद जब ये पार्थियंस आते हैं जो कि एक और दूसरा ग्रुप है, उनकी लड़ाई होती है, रोमन से शुरू हो जाती है। फिर जो ससेनिड्स हैं वो भी बाइजेंटाइन से लड़ते हैं। बाइजेंटाइन और रोमन लड़ाई तो तब भी उस सेंस में रिलीजियस ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन ससेनिड्स और जब बाइजेंटाइंस की लड़ाई होती है, वहाँ तो बाइजेंटाइन का ऑफिशियल रिलीजन क्रिश्चियनिटी था, इनका ज़ोरेस्ट्रियनिज्म हो गया। तो वो एक वेस्ट और ईस्ट की जो लड़ाई है वो जो वेस्टर्न वर्ल्ड के लोग हैं वो भी देखते हैं, और जो ये पर्शियंस हैं वो भी इंस्पिरेशन उस सेंस में ड्रॉ करते हैं। इंटरेस्टिंग। तो हम पहले वही बात करते हैं कि ताकि लोगों को एक पूरा कॉन्टेक्स्ट भी मिले कि शुरुआत जो है वहाँ से लेके पूरा जो प्री इस्लामिक, जहाँ से इस्लाम का इन्वेजन शुरू होता है और कन्वर्जन होता है ईरान का, वहाँ तक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत कहाँ से होती है? एंशंट जो ईरान की हिस्ट्री है वो कहाँ से शुरू होती है जो नॉन सोर्सेज में हमको पता है? स्टार्टिंग हम कर सकते हैं, जैसे भारत का बार बार पैरेलल लेंगे तो लोगों को थोड़ा समझ में आएगा। तो जैसे हमारे जब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो उस समय मेसोपोटामिया का जो इलाका था, वहाँ पे जो सुमेरियन सिविलाइजेशन है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन है, वो फ्लरिश हो रही थी। और जो आज का साउथ वेस्ट ईरान है, वहाँ पे एक किंगडम थी जिसको एलामाइट किंगडम कहते हैं। ओके। अब ये एलामाइट किंगडम जो है, इसकी जो भाषा है वो आज कोई सर्वाइव नहीं करती, उसका कोई भी लैंग्वेज ग्रुप सर्वाइव नहीं करता। और उसको वो उसकी जो अर्ली हिस्ट्री है वो 2000 BC के आसपास से शुरू होती है, और अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी, उसके ट्रेड कनेक्शंस थे मेसोपोटामिया से। लेकिन फिर क्या होता है कि जो नॉर्दर्न इराक में एक एम्पायर उभरता है जिसे एसीरियन एम्पायर कहते हैं। तो एसीरियन एम्पायर धीरे धीरे ये सारे इलाके पे कॉन्कर कर लेता है। अब 1500 BC के आसपास का इलाका है। एसीरिया ने जो है यहाँ पे अपना मतलब एम्पायर इस्टेब्लिश हो रहा है, और ईरान में लगभग 1500 या उससे थोड़े से पहले के आसपास हम देखते हैं कि जो आज का ईरानियन प्लेट्यू है, वहाँ पे एक नया ग्रुप आ रहा है लैंग्वेज स्पीकर्स का, जिसको हम इंडो ईरानियन या इंडो आर्यन स्पीकर्स कहते हैं। ओके। जो कि ईरानिक भाषा बोलते हैं। जैसे एलामाइट्स के बारे में जो मैंने बोला कि एलामाइट्स की भाषा बची नहीं है, तो एक नया ग्रुप आता है जो अपने आप को यहाँ पे एस्टेब्लिश करता है। और ये एलामाइट्स को ये असीरियंस हरा चुके थे। तो होता क्या है कि ये जो एलामाइट्स लोकल किंग्स होंगे, ये इंटरमैरी करना शुरू करते हैं इनसे, इंडो आर्यन से, इंडो ईरानियंस कह सकते हो आप। तो इंडो ईरानियन सेक्स में तो तब एक सिविलाइजेशन उस सेंस में यहाँ पे बर्थ होता है। आज का आप कह सकते हो जो रूट है वो यहाँ से शुरू होती है, क्योंकि एलामाइट्स को हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि एलामाइट्स एक तरह से वो अपना कल्चर तो छोड़ के गए होंगे, लेकिन उनका ना रिलीजन और जो लैंग्वेज है वो उस सेंस में पास डाउन नहीं हो पाई हुई। तो क्या ये एक पॉसिबिलिटी है कि जैसे जैसे सिंधु घाटी का जो सिविलाइजेशन है जो वो पेरिश होने लगती है, तो वहाँ से लोग यहाँ पे आए हों ईरान की तरफ? क्योंकि ये हमको पता है कि वो गंगा घाटी की तरफ भी गए थे। हाँ। तो कुछ लोग इधर भी आए होंगे, हो सकता है। ये देखिए, वो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी वाला जो मेन पॉइंट है वो यहाँ पे आता है। तो जो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी जो एकेडमिक्स मानते हैं, उसमें यहाँ पे तो भारत में बहुत डिबेट है। तो उसमें एक है कि दो ग्रुप ये जब सेंट्रल एशिया के आसपास से निकले, तो एक ग्रुप तो आ गया भारत और दूसरा ग्रुप आया है यहाँ पे ईरान में। नहीं, वो तो पहले का है ना। नहीं, जिस टाइम 1500 BC के आसपास जब उससे पहले का। अच्छा, उससे पहले ही ये जो है यहाँ पे आ चुके हैं। 1500 BC में तो वेद जब भारत में लिखे जा रहे हैं, तो उससे पहले मतलब माइग्रेशन तो हो चुका है ना। तो ये मतलब आजकल जो एकेडमिक इंटरप्रिटेशन है वो ये मानते हैं। तो वैसे लगभग आप कहते हो 2000 से 1500 के बीच में यहाँ पे जो है जो ईरानियन प्लेट्यू है, वहाँ पे ये जो इंडो आर्यन स्पीकर्स हैं, इंडो ईरानियन स्पीकर हैं, वो आके मतलब स्टैब्लिश हो चुके। एक ब्रांच इधर इंडिया में आ गई और एक ब्रांच इधर चली गई। और इसीलिए इनके जो रिलीजन है उसमें वो नहीं, देव जो हमारे यहाँ पे देव को अच्छा मानते हैं, जो अर्ली ज़ोरेस्ट्रियनिज्म है और बाद में भी जो देव है उनके लिए वो बेकार, मतलब हमारे असुर हैं
हमारे जो असुर है उनके लिए देव हैं, तो उल्टा वाला जो कॉन्सेप्ट, अहुर वाला जो, हाँ अहुर। फिर होम का वहाँ पे भी कॉन्सेप्ट है, जैसे यहाँ में जो सोम था तो वो होम का, तो उस सेंस में बहुत एक तरह से आप कह सकते हो हम कजन्स का वैसा हिसाब है। अब जो अर्ली इनके जो ज़ोरास्ट्रियन स्क्रिप्चर्स हैं वो आप पढ़ेंगे, आप पढ़ने की भी जरूरत नहीं, आप मतलब उसको आप कोई यूट्यूब पे जा सकता है, उसको सुनने लग जाए। तो अगर उसे संस्कृत नहीं आती और संस्कृत आती भी है, तो संस्कृत आती है तो लगभग वो 70-80% गैस कर सकता है क्या बोल रहे हैं ये। अच्छा, हाँ। और सुनने जिसको नहीं पता उसको लगेगा कि मैंने जैसे एक्सपेरिमेंट करा है ये मंत्रोच्चार जैसा है क्या? हाँ, मंत्रोच्चार जैसे मतलब लगता है कोई संस्कृत मंत्र पढ़ रहा है। अच्छा, तो मैंने एक्सपेरिमेंट करा है कि जैसे अपने किसी रिश्तेदार को उनको बताना क्या है तो बोलते हैं संस्कृत चल रही है। अच्छा, हाँ, तो इतना सिमिलर है। तो इनका जो ये जो यहाँ पे आए जो इंडो ईरानियंस कह लो, ये एक ब्रांच जो आप कह रहे हो कि यहाँ पे आई, जो इंटरप्रिटेशन है ईरान में आई, उन्होंने मैरिज करनी शुरू कर दी लोकल से। अब लगभग ये 680-650 AD के आसपास का समय, BC के आसपास का समय है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो असीरियन एम्पायर था इसने ये जो ईरान का इलाका है इस पे कंट्रोल था, मेसोपोटामिया पे कंट्रोल था। अच्छा, मेसोपोटामिया जो है वो मेसोपोटामिया एक ग्रीक टर्म है, यूफ्रेटिस और टाइगर के बीच का जो रीजन है उसको मेसोपोटामिया कहते हैं, लैंड बिटवीन टू रिवर्स। तो मेसोपोटामिया एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो हिस्टोरियंस के अनुसार जो सिविलाइजेशन जो पहली पनपी थी पूरी दुनिया में वो यहाँ पे पनपी थी। तो एक तरह से बेबीलोन बहुत हार्ट ऑफ फर्स्ट जिसे कह सकते हैं फर्स्ट अर्बन सिटी थी, और इस टाइम पे वो पहली अर्बन सिटी थी जिसकी पॉपुलेशन 2 लाख से ऊपर के करीब की थी। तो क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, हाँ, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा दोनों नदी जो हैं यूफ्रेटिस और टाइग्रिस, ये दोनों इराक में है। हाँ, इराक आज के मॉडर्न इराक में। असीरियंस जो थे वो नॉर्दर्न इराक में थे, तो असीरियंस ने कॉन्कर कर रखा था। और उनके आप इंस्क्रिप्शन पढ़ोगे ना, मतलब बहुत ज़्यादा ब्रूटल इंस्क्रिप्शन होती हैं। मैं यहाँ गया, मैंने इनके लोगों को मारा, इनको स्लेव करा, और मिलिट्री पावर एक तरह से फर्स्ट मिलिट्री जो वॉर मशीन थी ना वो असीरियंस इस मामले में और बहुत ब्रूटल कॉन्क्वेस्ट करते थे। बट ये आप देखो इनका एक्सपेंशन जो था असीरियन एम्पायर का, वो आप नील नदी जो है आपके इजिप्ट में, वहाँ से शुरू होके और जो क्रेसेंट बनता है एक तरीके से, फर्टाइल क्रेसेंट जिसको बोलते हैं, वो सीरिया, इजराइल, सीरिया और आपका थोड़ा सा टर्की को भी टच करते हुए, और फिर घूम के आपका इराक, पूरा ईरान, पूरा ईरान तो नहीं, हाँ जो ये साउथ वेस्ट वाला, हाँ इस साइड वाला जो ईरान है, इराक से लगता हुआ, वो वहाँ तक जाता है। तो मतलब पूरा एक क्रेसेंट बनता है, और इसी को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। तो ये जो असीरियन एम्पायर था, तो इसका लास्ट जो पावरफुल रूलर था वो आशुरबानीपाल था। अच्छा, हाँ। तो अब क्या है कि 631 के बाद ये इसकी डेथ होती है, तो ये जो फिर बाद में जो कमज़ोर रूलर्स आते हैं और एम्पायर कमज़ोर पड़ने लग जाता है। अब मेसोपोटामिया में जो बेबीलोनियंस हैं, बेबीलोन जो सिटी है उसके आसपास के जो लोग हैं, उनको तो हमेशा से था कि भाई हम एक सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस था, तो वो एक अपना मतलब वो रेबल करते हैं। उनके साथ साथ एक रेबल करते हैं ईरान में, जो आज का हमदान का रीजन है, अजरबैजान से नीचे का, बेसिकली नॉर्थ वेस्ट ऑफ ईरान। तो वहाँ पे एक लोग रेबल करते हैं, वो होते हैं मीड्स। ये जो मीड्स हैं बेसिकली आप कह सकते हो पर्शियंस हैं, लेकिन ये कज़न है पर्शियंस के। मतलब इसमें क्या है कि जो इंडो ईरानियन स्पीकर्स हैं उनके अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो एक मीड्स हैं, और जो साउथ वेस्ट में है वो है पार्स, जिनको बोला जाता है, जो आज का फारस का प्रोविंस है ना ईरान का, तो वहाँ पे जो लोग हैं वो पार्स लोग हैं। तो जो अभी अपना एम्पायर बनाते हैं बेबीलोनियंस के साथ, वो है मीड्स, वो इनके नॉर्थ में है बेसिकली, पारसियों के। हमादान जो रीजन है वो आप हमादान देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, वो इनकी कैपिटल थी एकबाटान करके। तो बेसिकली जो ये असीरियन एम्पायर है, इसके 2 मेजर हिस्से होते हैं। बेबीलोनियंस जो हैं वो अपना मेसोपोटामिया के आसपास कब्जा करते हैं, ये जो होते हैं ये सीरिया, टर्की का हिस्सा और पूरा ईरान का जो प्लेट्यू है उस पर कब्जा कर लेते हैं। तो ये चल रहा है। अब जो एलम का इलाका था साउथ वेस्ट ईरान का, वहाँ पे जो प्रोविंस है उसका नाम है आंशान। तो वहाँ पे अब क्या है कि जैसे मीडियन एम्पायर है और मीडियन एम्पायर के नीचे लोकल गवर्नर्स हैं, तो वहाँ का आंशान का जो गवर्नर है उसका वो जो
उसकी शादी होती है, ये जो मीडियन एम्परर है उसको एस्टियाजिस बोलते हैं, उसकी बेटी से, और इसका जो बेटा है वो साइरस है। ठीक है। अब इंटरेस्टिंग क्या होता है, जब ये बेटे का जन्म होता है ना, तो स्टोरी आती है, ये हेरोडोटस बताता है अपनी, साइरस का जन्म होता है, साइरस के जन्म पे। अब दूसरी एक और बात है, ये जो अकैमिनिड्स थे, जो फर्स्ट ईरानियन मेन डायनेस्टी थी, इन्होंने अपने बारे में कुछ नहीं लिखा है, इंस्क्रिप्शंस में लिखा है, जो भी हम जानते हैं वो ग्रीक्स के द्वारा जानते हैं, जस्ट लाइक इंडियन हिस्ट्री। नहीं, मैं तो कहता हूँ कि आप जब इनकी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप कहते हैं कि चलो हमारी इतनी बुरी हालत तो नहीं है। और हेरोडोटस के साथ दूसरी दिक्कत क्या है ना, हेरोडोटस ने पहली अपनी किताब लिखी थी, लेकिन हेरोडोटस का जो ऑडियंस थी ना, वो ऑडियंस होती थी जब प्ले होते थे ग्रीस में, तो प्ले से पहले वो अपने किस्से सुनाता था। तो भाई आपको मनोरंजन करने के लिए स्पाइस उसमें डालना है, तो उसकी कहानियों में बहुत सारा स्पाइस है। तो उसमें होता है कि ये जो एस्टियाजिस है, मीडियन एम्परर, इसको पता चलता है कि जो इसकी बेटी है, उसको एक बच्चा होने वाला है, और वो रात में उसे सपना देखता है कि जो उसकी बेटी है उसके शरीर से लताएं निकल रही हैं, उसके जो एम्पायर है उस पर हर जगह फैल रही हैं। तो उसको समझ नहीं आता ये क्या हो रहा है, तो वो एक अपने जो प्रीस्ट है उसको बुलाता है, बताता है कि ये मैंने सपना देखा। तो वो बोलता है कि इसमें जो बेटा होने वाला है ना इसका, वो तुम्हारा जो एम्पायर है वो पूरा खा जाएगा। तो उसको लगता है अच्छा, यहाँ पे आप फिर पैरेलल्स देख सकते हैं, कंस मामा। हाँ। तो ये यूनिवर्सल, ये कहानी आपको हर जगह मिल जाएंगी, ग्रीस में मिल जाएंगी, जो एंशंट इजिप्ट है वहाँ पे ज्यूज में कहानी है, ये मतलब एक एंशंट ट्रोप है बहुत। तो बुलाया जाता है, तो ये क्या करता है, ये अपनी बेटी को बुला लेता है यहाँ पे, अपने जो कैपिटल है वहाँ पे, नज़रबंद करके रख लेता है। बालक होता है इसका, बालक होता है, तो बालक जब धीरे धीरे बड़ा होने लग जाता है, तो ये एक अपने ट्रस्टेड जनरल जिसका नाम हार्पगस है, उसको बोलता है कि आपको इस लड़के को मारना है। अब वो जाता है मारने के लिए, तो उसको दया आ जाती है, तो नहीं मारता, और नहीं मारता, छोड़ देता है। तो बाद में साइरस भाग के अपने जो प्रोविंस है इसका, वहाँ पे चला जाता है सेफली। फिर एस्टियाजिस को पता लगता है कि ये हार्पगस ने मेरा जो वो ऑर्डर था वो माना नहीं था, तो उसको बोलता है कोई नहीं, लेकिन तुमने छोड़ दिया, दया दिखाई, तो मैं खुश हूँ। तो इसीलिए उनको एक फीस्ट के लिए बुलाता है, जो एस्टियाजिस है मीडियन एम्परर, हार्पगस को बुलाता है, और साथ में एक मीट की डिश उसको सामने रखता है। तो पूछता है, खाना शुरू करते हैं लोग, तो खा लेता है। क्या कैसी लगी? तो अच्छी है। तो बोलता है कि अभी तो एक और डिश बची है। तो वो क्या है कि डिश जो दूसरी जो बची वाली डिश है वो दिखाता है, और जैसे ही वो डिश खोलता है तो देखता है कि उसमें उस जो हार्पगस है उसके बेटे का सर है। तो बेसिकली जो उससे पहले हार्पगस ने खाना खाया था वो अपने बेटे का मांस खाया था। तो अब ये हेरोडोटस में आता है, ठीक है। तो एस्टियाजिस को लगता है कि ये कुछ बोलेगा, लेकिन हार्पगस बोलता है आपने जो करा होगा सोच के करा होगा। हाँ। इसका भी पैरेलल है। ये तो क्या है कि हार्पगस के अंदर ग्रज है, लेकिन इस समय वो बिल्कुल नहीं वो करता। अब धीरे धीरे क्या है, जो साइरस है वो बड़ा होता है, और फिर लड़ाई होती है अपना, मतलब अच्छा, साइरस क्या करता है कि अपने आसपास के जो वो लोग हैं उनको जोड़ जोड़ के एस्टियाजिस के लड़ाई करता है। और इस लड़ाई में हार्पगस एक वो ग्रज पाले हुआ है कि भाई इसने मेरे बेटे को मारा है, तो वो क्या कहते हैं, इसको धोखा देता है एस्टियाजिस को, और इसकी हार हो जाती है। अब ये सब हमने कहानी सुन ली इतनी, ये हेरोडोटस की कहानी है। लेकिन हमको इतना पता है कि एक हार्पगस नाम का जनरल था, और कुछ ना कुछ एक धोखा हुआ था। क्यों? क्योंकि हमको बेबीलोन से एक क्ले टैबलेट मिला है जिसमें इसका मेंशन आया है, हार्पगस का एक। ये साइरस की पूरी कहानी है। तो साइरस जो आता है, मतलब वो पहली बार अपना इस्टेब्लिश करता है 559 BC के अराउंड। अच्छा, उससे पहले क्या आता है, जो मीडियंस और ये पर्शियंस थे ना, मीडियन एक तो आप कह लो कि जो प्राइमरी पार्टनर थे, ये सेकेंडरी पार्टनर थे। साइरस के जीतने के बाद मीडियंस को ये रखता है अपने साथ, लेकिन मीडियंस हैं सेकेंडरी पार्टनर हो गए, पर्शियंस जो है वो प्राइमरी पार्टनर हो गए। और जो मीडियन एम्पायर जितना था वो सारा का सारा इसके कॉन्कर हो जाता है, साइरस कॉन्कर कर लेता है। अब बेबीलोनियन एम्पायर अपना यहाँ चल रहा है, तो साइरस सबसे पहले क्या करता है, बेबीलोन पे कॉन्कर करता है।
अच्छा, बेबीलोन इस समय क्या है कि बेबीलोन में मेसोपोटामिया के बहुत सारे सिटीज़ में उनका क्या होता था, एक नगर का देवता होता था अपना। तो बेबीलोन के नगर का देवता है मार्डुक। और उस समय जो वहाँ का राजा है ना, और प्रीस्ट वहाँ के बड़े पावरफुल होते थे, तो प्रीस्ट के साथ उसकी अच्छी नहीं बन रही है कुछ है। तो साइरस क्या करता है कि साइरस ये प्रीस्ट को अपने साथ मिला के आसानी से बेबीलोन कॉन्कर कर लेता है, और वो अपने आप को दिखाता ही है कि मैं तो मार्दुक का बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं लिबरेट करने आया हूँ। तो बड़े आसानी से जो है बेबीलोन ये जीत लेता है। और दूसरा इंटरेस्टिंग क्या है यहाँ पे, जब बेबीलोन ये जीतता है तो इस समय बेबीलोन का पहले का एक राजा हुआ था जिसका नाम था नेबूकदनेस्सर। उसने करा था हमला जेरूसलम पे, और जेरूसलम में जो टेम्पल ऑफ सोलोमन था उसको तोड़ा था और यहूदियों को लेके आ गया था, मतलब उनको उनके जो होमलैंड था वहाँ से निकाल के उसने बेबीलोन में बसा दिया था। अब साइरस जब बेबीलोन जीतता है तो इन यहूदियों को वापस अलाउ करता है कि आप जा सकते हैं जेरूसलम। और कहीं कहीं पे तो ये आया है कि जो नया टेम्पल बनता है उसके लिए फंड भी साइरस प्रोवाइड करता है। और इसी के कारण जो ओल्ड बाइबल है, ओल्ड टेस्टामेंट सॉरी, जिसे हिब्रू बाइबल भी कहते हैं, उसमें साइरस को एक लौता नॉन ज्यू है जिसको मसीहा बोला गया है, मसीहा की उपाधि दी गई है। तो उस सेंस में जो साइरस का रोल है वो मतलब काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और साइरस क्या करता है, अब जो साइरस का जो एम्पायर है वो फाउंडेशन रखता है अकैमेनिड एम्पायर की बेसिकली। और आपका ये कह सकते हैं कि बेबीलोन जीत लिया, जेरूसलम तक इनका इलाका है, वहाँ पे टर्की और पूरा टर्की, सीरिया जीत लिया, इजराइल और पूरा ईरान तो इनके पास है ही। और हमारी तरफ ये कॉन्कर करता है काबुल वैली तक। अच्छा, उससे पहले एक जगह पे आता है कि इससे एक पहली इन्वेजन हुई थी जिसमें वापस सिर्फ 7 लोग, वो अनसक्सेसफुल रही थी और सिर्फ 7 लोग वापस लौटे थे। लेकिन दूसरी में काबुल वैली तक इसने कॉन्कर कर लिया। फिर इसके बाद इसका फ्रंट है कैस्पियन सी की तरफ, तो कैस्पियन सी में लड़ते हुए इसकी मौत हो जाती है, ये तुर्कमेनिस्तान के पास। और हाँ, अच्छा, दूसरी चीज़ हमको ये भी समझनी पड़ेगी कि ये जो सारा का सारा रीजन है, तुर्कमेनिस्तान, तजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, वहाँ पे अभी जो हैं वो ईरानिक स्पीकर्स हैं। तो ये बाद में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। तो एक तरह से लैंग्वेज फैमिली अलग अलग, ये पर्शियंस बोलते हैं, वो सॉग्डियन वगैरह और सारी भाषा बोलते हैं। तो साइरस की मृत्यु वहाँ पे होती है। अब साइरस की जो मृत्यु होती है, साइरस की मृत्यु के बाद उसका जो, अच्छा, साइरस जो नाम है ना वो ग्रीक नाम है। पर्शियंस उसे कहते थे कुरुश। ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि जो साइरस का बेटा है उसका नाम, उसका जो ग्रीक सोर्सेस में नाम आया वो आया कैम्बाइसिस। पर्शियन सोर्सेस में उसे कहते थे कंबोजी है। अच्छा, हाँ। तो वो 8 साल तक राज्य करता है और उसके पीरियड में इजिप्ट की कॉन्क्वेस्ट होती है। और इजिप्ट जो है पर्शियन एम्पायर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है क्योंकि भाई बहुत वेल्दी है। और 522 BC के अराउंड कैम्बाइसिस की डेथ होती है। अब कैम्बाइसिस की डेथ के बाद होता क्या है कि जो पर्शियन एम्पायर है, ये अकैमेनिड एम्पायर है, वहाँ पे रिवोल्ट होता है। अकैमेनिड्स जो थे वो ज़ोरास्ट्रियंस थे, तो उनकी एक प्रीस्टली क्लास है जिसको मैजाई कहते हैं, मैगाई भी कहीं बोलते हैं। जो अंग्रेजी का वर्ड है मैजिक, वो यहाँ से आया है। अच्छा, मैजाई से। तो एक प्रीस्ट होता है जिसका नाम है गौमात। गौमात का मतलब होगा कि पोजेसर ऑफ कैटल, गाय वाला। तो उस सेंस में आपके साथ, तो अब क्या है कि जो ये गौमात है ये अपने आप को बोलता है कि मैं कैम्बाइसिस का भाई हूँ। अपने आप को कैम्बाइसिस का भाई बोलता है। हेरोडोटस ये बताता है कि जो कैम्बाइसिस का भाई था उसको कैम्बाइसिस ने 3-4 साल पहले ही मार दिया था। अच्छा, लेकिन ये अपने आप को प्रिटेंड करता है कि मैं कैम्बाइसिस का भाई हूँ और ये प्रीस्ट है। अब क्या है कि अपने साथ में एक तरह से आप कह सकते हैं कि रिवोल्ट होता है, और रिवोल्ट का मेन कारण ये होता है कि जो पर्शियन पॉपुलस है वो अनसेटिस्फाइड इसलिए है कि साइरस के समय बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई हैं, कैम्बाइसिस के समय भी लड़ाई हुई है, तो एक तरह से टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है, तो एक रिवोल्ट का वो पूरा था। और साथ में ये क्या करता है, जो ये गौमात है वो, जो उसको लगता है कि भाई हमारा जो
धर्म है उसके अगेंस्ट जो जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं उनको तबाह करता है। तो मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें वो मॉडर्न पैरेलल इसका देखता है कि भाई एक यंग प्रीस्ट जो है वो रिवोल्ट कर रहा है और ईरान में रिवोल्ट कर रहा है। तो कुछ चीज़ें होती है ना, हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ वाला हिसाब है। ट्रू। अब ये वाला जो रिवोल्ट है 522-521 बीसी के करीब तक चलता है और इसको गौमात को फिर इसका एंड होता है डेरियस द्वारा। डेरियस भी ग्रीक नाम है, इसका पर्शियन नाम हुआ दरियोश। अब इंटरेस्टिंगली क्या है कि डेरियस जो है, डेरियस कैम्बाइसिस से रिलेटेड नहीं है, वो एक लोअर अकैमिनिड फैमिली है जो कि प्रोमिनेंट नहीं थी, वहाँ से उठा है। और इंटरेस्टिंगली वो जब राजा बनता है डेरियस तो उसके पिताजी भी जिंदा है। अच्छा। हाँ, अब ये मतलब कैसे वो राजा बना हमको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। हम ये जानते इसके बारे में इसलिए हैं क्योंकि उसने एक बेहुस्तून इंस्क्रिप्शन करके है इराक में, बहुत बड़ी सी रॉक पे उसने अपना लिखा रखा है। तो वहाँ पे उसने बताया अपने बारे में कि मैंने ऐसे ऐसे करके इन लोगों को मारा। डेरियस आप कह सकते हो कि एक तरह से रीफाउंडिंग ऑफ अकैमिनिड एम्पायर होती है डेरियस के पीरियड में। और डेरियस जो है वो जो ग्रीक शहर है परसेपोलिस, उसकी भी स्थापना करता है। जैसे आप जब हम मगधन हिस्ट्री की बात करते हैं ना, तो पटना में हमको मिला था वो 80 हॉल पिलर्स। तो उसको बहुत सारे जो इंग्लिश हिस्टोरियंस थे वो कहते थे कि ये 80 हॉल पिलर है, ये इंस्पिरेशन है परसेपोलिस का। तो परसेपोलिस में भी एक एरिया है जहाँ पे मीनार्स बहुत सारे हैं। अब परसेपोलिस जो है, परसेपोलिस भी ग्रीक नाम है। परसेपोलिस मतलब पर्शियन सिटी, बेसिकली इसका ट्रांसलेशन होगा। ये डेरियस ने बसाई थी। अब इंटरेस्टिंगली परसेपोलिस के बारे में क्या है कि परसेपोलिस कभी उनकी कैपिटल नहीं रही थी। कैपिटल हमेशा सूसा रही थी। सूसा जो था वो एलामाइट्स की भी कैपिटल रही थी। तो ये नौरोज़ वगैरह मनाते होंगे वहाँ पे। नौरोज़ ईरानियन न्यू ईयर फेस्टिवल है बेसिकली। और दूसरा इंटरेस्टिंग एक और चीज़ आती है, जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे भारत में क्या था कि भाई हम अपनी जो पुरानी हिस्ट्री थी भूल चुके थे, वैसे ही ये पर्शियंस भी भूल चुके थे। क्योंकि 1618 में जब एक स्पेनिश एम्बेसडर आता है ये सफाविद कोर्ट में, तो वो जब यहाँ से गुजरता है ना तो वो देखता है इतना सारे रून्स, तो इनसे पूछता है पर्शियन से कि ये क्या है। तो बोलते हैं ये चहल मीनार है। चहल फारसी में 40 को कहते हैं, मीनार मतलब मीनार, 40 मीनार। तो उसको लेकिन उसके साथ उसका फ़ायदा क्या होता है, ये जो एम्बेसडर है, स्पेनिश एम्बेसडर, उसने ग्रीक क्लासिकल टेक्स्ट पढ़े हैं। तो ग्रीक क्लासिकल टेक्स्ट में बताया जाता है कि ये परसेपोलिस जो शहर था, जब अलेक्जेंडर कॉन्कर करेगा तो उसने ये परसेपोलिस शहर को जला दिया था। तो उससे वो रिलेट करता है कि हो सकता है ये परसेपोलिस हो। तो इसलिए आप कह सकते हो जैसे हमारे यहाँ पे लोग भूल गए थे, वैसे जो पर्शिया है, पर्शिया में भी लोग पुराने समय में वो भूल गए थे कि उनकी क्या कहते हैं कि हिस्ट्री क्या थी। अच्छा, जो अकैमिनिड एम्पायर है डेरियस का, वो आप कैसे एक तरफ से ये टर्की से लेके, अच्छा इंडिया में ये कॉन्कर करते हैं गंधार और हिंदुश का इलाका। हिंदुश बेसिकली सिंध का इलाका, गंधार मतलब आज का जो वेस्टर्न पाकिस्तान है वो पूरा। तो वेस्टर्न पाकिस्तान से लेके टर्की, इजिप्ट, पूरा का पूरा मिडल ईस्ट इनके हाथ में है। तो इस पूरे एम्पायर को अच्छे से गवर्न करने के लिए वो एक नया यूनिक सिस्टम निकालते हैं जिसको कहते हैं कि क्षत्रप। तो क्षत्रप बेसिकली प्रोविंशियल गवर्नर्स होते हैं, लेकिन वो मतलब वो प्रोविंशियल राजा ही हैं एक तरह से, हेरिडिटरी होता है एक तो, और उनके पास बहुत सारी पावर्स रहती हैं। और दूसरा क्या है कि इसके पीरियड में अब क्या होता है कि ये जो आयोनिया का इलाका है, आयोनिया बेसिकली जो आज का वेस्टर्न टर्की है, जो मेडिटेरेनियन और एजियन सी से लगे हुए कोस्ट का इलाका है, वो साइरस ने कॉन्कर कर लिया था। अब होता क्या है कि आयोनिया में अच्छा आयोनिया की इंटरेस्टिंग बात क्या है, आयोनिया में ग्रीक्स रहते थे, और क्योंकि आयोनिया इनके अंडर था तो ये ग्रीक्स को कहते थे योन बनाया आयोनियन से। और हम भारतीय जो हैं, हमने देखा कि ये पर्शियंस जो हैं वो ग्रीक्स को योन कहते हैं, तो उनके योन से हमारा यवन आया है। तो आयोनियन इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट वो है। अच्छा, जो आयोनियन वो है, आयोनियंस कि जब कॉन्क्वर करा साइरस ने और बाद में डेरियस के पीरियड में भी, तो
तो इन्होंने क्या करा कि ये बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट थी उसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करते थे ये जो अकैमिनेट्स थे। उनका था कि आप हमको ट्रिब्यूट दें, जो अंदर जो कर रहे हो करो, उससे हमको ज़्यादा मतलब नहीं है। लेकिन आयोनिया में इन्होंने क्या करा था कि टायरेंट्स बेसिकली एस्टेब्लिश कर दिए थे। अब टायरेंट्स आज के जो मायने हैं टायरेंट्स के, पुराने समय में ऐसा नहीं था। पुरानी ग्रीक में बोला जाता है टायरेंट बेसिकली इलीगल रूलर। तो इन्होंने हर जो ये सिटी स्टेट्स थी आयोनिया में, वहाँ पे टायरेंट्स बैठा दिए थे। वो उसका जेनेसिस वहाँ से आया है? हाँ, वहाँ से आया है। अब होता क्या है कि आयोनिया में ग्रीक्स हैं, और जो ग्रीक मेनलैंड है एथेंस, स्पार्टा, वहाँ पे भी ग्रीक्स हैं। एथेंस में इसी समय जो उनका टायरेंट्स होता है ना, उनके वहाँ वो अभी मतलब जो पर्शिया से पर्शिया के अंडर नहीं है एथेंस इंडिपेंडेंट है, लेकिन वहाँ पे भी टायरेंट्स थे। तो एथेंस वाले क्या करते हैं, अपने टायरेंट को भगा के वहाँ पे डेमोक्रेसी पहली बार स्टैब्लिश करते हैं वो। अब उसका देखा देखी इनको लगता है कि यार हम तो मतलब ये एक फॉरेन ऑक्यूपेशन के अंदर दबे पड़े हैं, तो हमको भी विद्रोह करना चाहिए। तो ये करते हैं विद्रोह, और फिर आपने पर्शिया को चैलेंज करा। ये पर्शियंस के, आयोनियंस जो थे पर्शियंस के अंडर थे, तो पर्शियन, और साथ में ये क्या करते हैं कि जो कोस्ट के पास ही एक मेन मतलब स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है सार्डिस का इलाका, जो कि पर्शियन, जहाँ पे पर्शियन गवर्नर रहता है उस टाइम पे। तो ये पर्शियन गवर्नर ये रिवोल्ट नहीं कर रहे केवल, वो पर्शियन वो सार्डिस में जाके हमला करते हैं, उसकी जो बाहर की दीवारें हैं उसको गिरा देते हैं। अब बैकलैश आएगा पर्शियन एम्पायर का, ये मदद मांगते हैं एथेंस से। तो एथेंस और भी ग्रीक सिटीज़ से मांगते हैं। तो 2 ग्रीक सिटीज़ बेसिकली इनकी मदद के लिए आती है, एथेंस और एक ग्रीक सिटी है एरिट्रिया। एथेंस 20 शिप भेजता है, एरिट्रिया 5 भेजता है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदा नहीं होता। और 499 तक ये सारा का सारा जो आयोनिया में जितना रिवोल्ट हुआ था, ये सारा का सारा क्रश कर देते हैं ये अकैमिनेट्स, डारियस। अब इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे क्या है ना, कि ये सब इन्होंने क्रश कर दिया, लेकिन डारियस को क्या है कि एथेंस वालों ने इनकी मदद की है। तो एक स्टोरी आती है हेरोडोटस में, शायद से हेरोडोटस, उसमें बताता है कि जो ये डेरियस है, डेरियस अपना एक गुलाम नियुक्त करता है। उसका एक काम होता है कि बार बार उसको याद दिलाना है कि एथेंस को भूलिए मत। तो जब भी वो खाने बैठता है तो पीछे से उसके कान में बोलेगा कि एथेंस, रिमेंबर एथेंस। तो उसका बस यही काम है कि बस आपको कि भाई एथेंस को आपको भूलना नहीं है। तो 490 BC में इनका है कि भाई अब ये जो एरिट्रिया और एथेंस को हमको सबक सिखाना है। अब क्या होता है कि पहले ये एरिट्रिया में जाते हैं, और एरिट्रिया को तो तबाह कर देते हैं, पूरा जला के खाक कर देते हैं। फिर ये ऊपर से आते हैं नीचे की तरफ एथेंस पे अटैक करने के लिए। और एथेंस पे अटैक करते हैं तो एक बैटल होती है एथेंस से 42 किलोमीटर दूर नॉर्थ वेस्ट में, जिसका जगह का नाम है मैराथन। और ये बैटल होती है, इस बैटल में 10,000 के करीब एथेंस वाले हैं, और मतलब आप वैसे देखोगे तो वो बोलते हैं कि 2 लाख से ऊपर की सेना थी, लेकिन ग्रीक्स जो पर्शियंस थे बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में थे। और इस बैटल में अब एथेंस के लिए क्या है कि ये इन्होंने नई डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हुई है, तो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और वहाँ क्या है कि एथेंस में अभी भी जो पुराने टायरेंट्स के लोग हैं अभी वो हैं, तो उनको वो कह रहे हैं कि भाई आप ये पर्शियंस के साथ सबमिट क्यों नहीं कर देते, इनको क्यों लड़ रहे हो, इनसे फ़ायदा ही मिलेगा तुम्हें, इनको सबमिट कर दो, हम अच्छे से जिएंगे, हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। एरिट्रिया का हाल देख लो क्या हुआ है। तो एक तरह से वो भी है इनको डर कि भाई अगर हम हारे तो हमारा नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। तो ये लड़ाई होती है मैराथन में, और मैराथन में लड़ाई होती है और ये हरा देते हैं पर्शियन आर्मी को। अच्छा। हाँ, 10,000 लीग। अब ये जो मैराथन की स्टोरी है ना, उसमें एक लेजेंड है कि जो ग्रीक कमांडर है वो एक व्यक्ति को नियुक्त करता है कि आप भाग के जाओ एथेंस में, हमारा जो शहर है वहाँ पे आपको ये बताना है कि हम जीत चुके हैं। जीत चुके इसलिए हैं क्योंकि जो वहाँ पे जो पुराने टायरेंट के सपोर्टर हैं वो तो अगर मान लो अफवाह उन्होंने उड़ा दी कि भाई हम हार गए,
तो आप फिर क्या कहते हैं वहाँ पे वो अब कब्जा कर लेंगे। और दूसरा क्या होता है कि जो ये पर्शियंस हारने के बाद ना वो सोचते हैं कि अभी तो इनकी जो मेन आर्मी है वो मैराथन में है, हम तब तक क्या करते हैं कि शिप्स के सहारे एथेंस पे अटैक करते हैं क्योंकि वो अनडिफेंडेड है। तो इनका था कि भाई आप जो व्यक्ति है वो उसका नाम है फिलिपाइडिस, तो फिलिपाइडिस को भेजते हैं कि 42 किलोमीटर दौड़ के जाओ और जाके बताओ एथेंस को कि हम जीत चुके हैं। तो उसी तो कहानी आई है मैराथन की। तो मैराथन का जो डिस्टेंस है ना 42 का, तो इसी मैराथन और एथेंस के बीच का डिस्टेंस है, तो इसीलिए वो मैराथन। तो बेसिकली ये अब क्या है कि इनको पता चलता है कि भाई हम जीत चुके हैं, और पर्शियंस जो हैं वो अपना शिप्स लेके अटैक करने जा रहे हैं इनको, ये एथेंस को। अब ये एथेंस वाले के वहाँ पे हरा चुके हैं, फिर से ये अपनी आर्मी वापस लेके एथेंस में आते हैं और ये पहुँच चुके हैं। तब ग्रीक्स वाले ये पर्शियंस भी पहुंचते हैं और देखते हैं कि भाई एथेंस अभी वेल डिफेंडेड है, अभी हम हमला नहीं कर सकते, तो ये लड़ाई ख़त्म होती है। अब पर्शियंस के लिए तो एक नॉर्मल बैटल थी, कोई इतनी कोई बड़ी नहीं थी, लेकिन एथेंस के लिए जो एग्जिस्टेंशियल थी और जो कॉन्फिडेंशियल बूस्ट मिला इनको कि भाई हमने एक जो सुपर पावर को हरा दिया एक छोटे से एथेंस ने, तो इनके लिए बहुत एक इम्पॉर्टेंट वो क्या कहते हैं कल्चरल विक्ट्री और मोरल विक्ट्री के तौर पे थी। और फिर 490 में ये हुआ, 486 में इजिप्ट में भी रिवोल्ट हो जाता है और डेरियस उस रिवोल्ट को ख़त्म नहीं कर पाता है, तो उसकी मौत हो जाती है 486 के आसपास ही। अब उसका जो बेटा है, अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि डेरियस ने जब अपने आप को राजा बनाया तो वो तो बहुत माइनर ब्रांच का था, लेकिन उसने शादी करी थी जो साइरस की बेटी थी, 2 बेटी से शादी करी थी। तो जो उस बेटी का पुत्र होता है ज़र्क्सिस नाम होता है उसका, तो वो राजा बनता है 486 में। यहाँ पे 300 मूवी का प्लॉट आता है। ये अब 300 मूवी का प्लॉट है, वो 480 BC के आसपास शुरू होता है। तो मतलब 10 साल एक तरीके से हो चुके हैं उस लड़ाई को। हाँ नहीं, लेकिन पहले ज़र्क्सिस के लिए इंपॉर्टेंट है इजिप्ट को कॉन्कर करना ना। क्या है, इजिप्ट और बेबीलोन में ही बताते हैं कि रिवोल्ट हो चुका था, तो पहले इनका जो हार्टलैंड है वहाँ पे पहले इन्होंने सोचा कि पहले हम निपटे, तो इनसे निपट के 480 BC में वो आर्मी इकट्ठा करता है। हेरोडोटस को पढ़ोगे तो हेरोडोटस कहता है 20 लाख की आर्मी थी, लेकिन मॉडर्न एस्टिमेट ये है कि लाख से 1,20,000 के आसपास का वो था। तो ये क्या करते हैं, जो आज का तुर्की है, तुर्की से चलते हुए हेलेस्पोंट है ना, तो हेलेस्पोंट पे पॉन्टून ब्रिज बनाते हैं, तो वहाँ पे पूरी आर्मी क्रॉस होती है और क्रॉस होके फिर वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। अब इसी समय पे एक पास है, उसे थर्मोपोलाई पास कहते हैं, तो वहाँ पे लड़ाई होती है। ये जो ग्रीक्स हैं बेसिकली, उनका एक स्मॉल कंटिंजेंट जिसका लीडर है लियोनिडास, जो स्पार्टन रूलर है, वो रोकने की कोशिश करता है। वो बेसिकली वो डिले चाहता है कि कुछ समय तक हम रोक सके कि हमारे जो पीछे के जो मेन आर्मी है वो एस्टेब्लिश हो जाए। और दूसरा क्या है कि साथ साथ ये मेन जो पर्शियन आर्मी चल रही है और साथ साथ इनके एक फ्लीट भी चल रही है बहुत बड़ी, 500 मतलब शिप्स की फ्लीट चल रही है। तो थर्मोप्लाई पे इनकी मेन आर्मी को रोकते हैं, और एक आर्टिमीजियम जगह है जहाँ पे जो ग्रीक फ्लीट है वो पर्शियन फ्लीट को रोकने की कोशिश करती है। थर्मोपोलाई पे कुछ दिन तक लड़ाई चलती है, एंड में लियोनार्डस को मार देते हैं ये, और आर्टिमीजियम में भी कुछ समय तक रोकने में सक्सेसफुल रहते हैं। लेकिन जब इनको लगता है कि भाई अब हम हार जाएंगे, तो जो ग्रीक्स हैं वो रिट्रीट कर लेते हैं पीछे, क्योंकि उनका है कि भाई अभी हमको शिप्स बचा के रखने हैं, मेन लड़ाई होने वाली है। और अब जो ग्रीक आर्मी है वो चलती है, चलते 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 एथेंस पे आती है। अब जब उनको पता चलता है ना कि भाई थर्मोपोलाई हम हार चुके हैं, तो एथेंस वाले क्या करते हैं, जो पूरी की पूरी उनकी पॉपुलेशन है एथेंस में, सबको इवैक्यूएट करते हैं, और एक आइलैंड है सेलेमिस, वहाँ पे वो बैठा लेते हैं। तो इनका पूरा पूरा एथेंस में अब कोई मतलब बहुत कम लोग बचे हैं, तो ये ग्रीक आर्मी आती है, एथेंस को पूरा तबाह कर देती है। पर्शियन आर्मी आती है, सॉरी हाँ, पर्शियन आर्मी आती है और पूरा एथेंस को तबाह कर देती है, जला देती है क्या? हाँ, वो जला देती है। और फिर उसके बाद एक मेजर बैटल होती है, बैटल ऑफ सेलेमिस, जो कि होती है स्प्रिंग 480 के आसपास। अब उसमें क्या है कि उसमें एक तरफ 500 के करीब ये नेवल बैटल है, तो सबसे बड़ी नेवल बैटल उस समय की थी। 500 पर्शियन शिप्स हैं और एक तरफ 300 ग्रीक शिप्स हैं, तो ये लड़ते हैं। और इसमें एक हेरोडोटस के अनुसार जो बगल का आइलैंड है वहाँ पे ज़र्क्सिस जो है एक बड़ा सा उसने टेंट बना रखा है, वो देख रहा है
बैटल होते हुए, और इस बैटल में जो पर्शियंस हैं वो हारते हैं बहुत बुरी तरह से। अब है क्या कि अब ये इनकी जो पर्शियंस फ्लीट है वो तबाह हो चुकी है। अब पर्शियंस को ये डर है कि अब ग्रीक फ्लीट जो है हमारी वो फ्री है, मूव कर सकती है कहीं भी। तो जो हमने हेलेस्पॉन्ट में पॉन्टून ब्रिज बनाया है ना, अगर ये इन्होंने तबाह कर दिया तो हम तो क्रॉस भी नहीं कर पाएंगे, फंस जाएंगे। तो एक बड़ा कंटिंजेंट अपने साथ ज़र्क्सिस लेके पीछे हटता है, और उसका एक भाई है, उसको बोलता है कि अभी तुम यहाँ पे रहो, और भाई खैर खुद ही बोलता है कि मैं रहूँगा और मैं इनको सबक सिखाऊंगा अभी। तो ये ज़र्क्सिस वापस लौट रहा है, और ये जो अभी एक सिग्निफिकेंट कंटिंजेंट जो है वो अभी मेनलैंड ग्रीस में है पर्शियन आर्मी का। तो उस समय लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लेटिया। वो आप कह सकते हो कि उस समय की एक सबसे मेजर बैटल थी, कि उसमें जो ग्रीक स्टेट है, एथेंस, स्पार्टा, जो 2 मेजर हैं और भी छोटी छोटी हैं, वो सारी की सारी मिल के कम से कम 50,000 के करीब आर्मी होती है इनकी, और उनकी होती है लाख से ऊपर की। अब लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि पर्शियन आर्मी के साथ साथ ग्रीक्स भी कुछ होते हैं जो कि पर्शियंस का सहारा लेते हैं, मतलब पर्शियंस को सपोर्ट करते हैं। थीब्स एक सिटी स्टेट थी, उसके 50,000 कंटिंजेंट पर्शियन आर्मी के साथ लड़ते हैं। तो अब ये जो लड़ाई होती है बेसिकली, इस लड़ाई में ग्रीक्स हरा देते हैं। अच्छा, हाँ, और ये आप कह सकते हो कि एक तरह से टर्निंग पॉइंट है, जब कि अकैमिनिड डिक्लाइन इस समय से शुरू हो जाता है। क्योंकि कहीं पे भी मतलब आप देखो, जितने भी अभी तक कॉन्फ्रंट्रेशन हुए हैं ग्रीस के साथ, इनके ग्रीक्स के साथ, पर्शियंस के, सभी में हार ही मिली है। हाँ, और नहीं, वो पुरानी बात तो डेरियस के साथ तो कह सकते हो कि इतनी इनसिग्निफिकेंट थी, उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन यहाँ पे तो एक सिग्निफिकेंट आपका बैक टू बैक, हाँ, बैक टू बैक। तो जो एथेंस और ये ग्रीस के लिए ना, एक तरह से आप वो बहुत स्कॉलर्स का ये मानना है कि जो वो एक ऐसा पॉइंट आता है ना कि इससे पहले और इससे बाद की हिस्ट्री अलग हो गई थी। जैसे जो हेरोडोटस जब हिस्ट्री लिखता है ना अपनी, हेरोडोटस को फर्स्ट हिस्टोरियन भी बोला जाता है, तो अपनी हिस्ट्री में स्टार्टिंग में लिखता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये जो पर्शियन वॉर्स थी ये क्यों हुई। और एक जो ग्रीक आइडेंटिटी है ना, वो आप कह सकते हो कि इस विक्ट्री के बाद से स्टेब्लिश हुई। और इसीलिए बोला जाता है जो थीब्स थे जिन्होंने ये पर्शियंस का साथ दिया था, आखिर तक उनका एक कलंक था कि भाई तुमने पर्शियंस का साथ दिया है। तो बट क्या हमको ये पता है कि इतनी कम नंबर्स में होने के बावजूद भी वो क्यों हरा पाए पर्शियंस को? उसके 2 कारण हैं। एक तो इनकी जो हॉप्लाइट्स कहते थे इनको, जो इनकी हैवी इन्फेंट्री थी ग्रीक्स की, उन्हें हॉप्लाइट्स कहा जाता था। तो 2 चीज़ थी, एक तो सिटीज़न सोल्जर वाला हिसाब था कि ये खुद जो थे वो मतलब सिटीजन्स भी थे और साथ में सैनिक भी थे, तो आपके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और दूसरा जो इनकी वॉरफेयर की टैक्टिक्स थी, कुछ मायनों में जो पर्शियंस थे उनसे सुपीरियर थी। टेक्नोलॉजी वाइज, वेपन्स में भी, वेपन्स में जैसे जो प्रोटेक्शन है और एक फॉर्मेशन में लड़ने का पूरा, जैसे जो ये स्पार्टन्स थे, स्पार्टन्स बहुत फेमस थे कि वो एक फॉर्मेशन में लड़ते थे। जैसे एक कहानी आती है उसमें कि जो उनकी एक तो शील्ड बहुत बड़ी होती थी, जिसने 300 देखी होगी उसको समझ में आ गया होगा। तो जैसे स्पार्टन्स की जो माएँ होती थी ना, वो बोलती थी कि भाई मतलब कि आप मर के आ सकते हो, लेकिन अगर आप शील्ड छोड़ के आ रहे हो ना, तो आपने शील्ड छोड़ दी, मतलब कि आपने अगर शील्ड छोड़ी तो पूरी फॉर्मेशन तबाह हो जाएगी। तो आपको कभी शील्ड नहीं छोड़नी चाहिए। तो एक पूरा शील्ड में लड़ने का, और जो हैवी इन्फेंट्री थी जो कि वेल आर्मर्ड है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। और दूसरा क्या था, ये जो सिटी स्टेट्स थी आपस में लड़ती रहती थी बहुत, तो बार बार लड़के जो इनकी टैक्टिक्स थी बहुत उस समय मतलब कि रिफाइन हो गई थी। और जब पर्शियंस आए तो, और दूसरा दिक्कत ये भी थी पर्शियंस के साथ ना कि एक तो इनका वो मल्टीनेशनल कॉन्फेडरेसी टाइप की थी। अच्छा, जिसमें ग्रीक्स भी They were not all Persian soldiers. पर्शियंस उसमें आप एलिट्स होते थे बेसिकली। और तो मेन ये तो इराक से भी है, कोई ईरान से, कोई सीरिया से है, नहीं, कोई... जो ज़र्क्सिस की आर्मी थी, ज़र्क्सिस की आर्मी में हेरोडोटस लिखता है भारत से भी गए थे लोग। अच्छा, हाँ, और उसमें हमको बताता है कि ये जो भारतीय हैं ये एक स्पेशल तरह का कपड़ा पहनते हैं जो कि पेड़ में उगता है, कॉटन को। और उसमें बताता है कि हमारा जो मेन हथियार था इंडियंस का, धनुष था, बड़ा धनुष, बांस का धनुष है जो कि 6 से 7 फीट का होता है, तो ये लड़ते हैं। तो
ग्रीक इंडिया से लेके आप इजिप्ट तक सारे के सारे इकट्ठा कर रहे हैं। तो उस सेंस में एक मल्टीनेशनल आर्मी, तो कोहिजिवनेस उस सेंस की नहीं थी जितनी ग्रीक्स की थी। अब ग्रीक्स में जो एथेंस वाले हैं, एथेंस में जैसे बोलते हैं जो ये बैटल ऑफ प्लेटिया हुई है, तो उसमें जितने भी एबल बॉडीड मैन थे ना, सारे के सारे थे। अच्छा। हाँ, तो और मतलब 40,000 के करीब तो 50,000 के करीब तो लड़ने वाले थे, लेकिन जो बाकी सपोर्टिंग कंटिंजेंट था वो लाख से ऊपर तक का था। अब जो एथेंस है उसकी खुद की आबादी 2-2.5 लाख थी। तो ज़र्क्सीस की बेसिकली 465 के आसपास मौत हो जाती है। एक अमेरिकन हिस्टोरियन है विल ड्यूरेंट, तो वो लिखते हैं ये अकैमेनिड एम्पायर के बारे में कि साइरस एंड डेरियस क्रिएटेड पर्शिया, ज़र्क्सीस इनहेरिटेड इट, हिज सक्सेसर्स डिस्ट्रॉयड इट। तो उस सेंस में जो जैसे अब साइरस मरता है, तो साइरस मरने के बाद एक राजा हुआ है आर्टाज़र्क्सीस। आर्टाज़र्क्सीस के बाद कुछ हैं वो 6 साल के लिए, 6 महीने के लिए राजा बन रहे हैं, कुछ 45 दिनों के राजा बन रहे हैं। जब ये आर्टाज़र्क्सीस आता है, ज़र्क्सीस का बेटा, तो ये क्या करते हैं, अब ये सोचते हैं कि भाई हम डायरेक्टली तो जीत नहीं सकते ग्रीस को, तो ये सोचते हैं कि हम आपस में इनको लड़वाते हैं। अब हुआ क्या है ग्रीस में इस समय कि स्पार्टा जो है, स्पार्टा और एथेंस 2 पावर उभर के आ चुके हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं। तो ये जो पर्शियंस हैं ये स्पार्टा को पैसे देते हैं कि लड़ो भाई इनसे अब तुम। अच्छा। तो ये आप ग्रीस वाले आपस में लड़ रहे हैं। अब उससे फ़ायदा किसको होगा? उससे फ़ायदा होगा एक और ग्रीक स्टेट है जिसे मैसेडोनिया। तो अब ये मतलब आर्टाज़र्क्सीस आया, आर्टाज़र्क्सीस के बाद ज़र्क्सीस सेकेंड, ज़ोग्डियन, फिर डेरियस, तो ये सब राजा आए जा रहे हैं। और दूसरा क्या है कि आपस में लड़ते भी हैं, जो ये हैं कि पैलेस इंट्रिग्स हो रही हैं। अब क्या है कि 359 BC के अराउंड मैसेडोनिया जो है वो एक तरह से उभरता है पावर के रूप में। अब मैसेडोनिया की इंटरेस्टिंग हिस्ट्री एक है कि जो बाकी ग्रीक स्टेट्स थी उन्हें ग्रीक नहीं मानती थी। अच्छा। हाँ, उसके 2 कारण थे। एक तो उनका कल्चर बहुत अलग था, जैसे कि एक इम्पॉर्टेंट, बाकी ग्रीक स्टेट्स में एथेंस वगैरह में मोनोगैमी थी, यहाँ मोनोगैमी नहीं थी, यहाँ पोलोगैमी करते थे। और दूसरा एक और मतलब बात होती है, हिस्टोरियंस, जो ग्रीक हिस्टोरियंस वो पॉइंट आउट करते हैं, जो ग्रीक्स थे, जो अपने आप को ग्रीक्स कहते थे, वो वाइन हमेशा जो थे ना वो डाइल्यूट पानी से करते थे। अच्छा। और जो वाइन डाइल्यूट पानी से ना करे और डायरेक्ट पिए, मतलब नीट पिए, उनके हिसाब से बारबेरियन है। अच्छा। तो ये जो मैसेडोनियंस वाले थे ना नीट पीते थे तो इसलिए वो मानते नहीं थे। अच्छा। तो अब जब ये फिलिप जो है मैसेडोन का राजा बनता है ना, तो उसका है कि भाई मेरे को अपने आप को एस्टेब्लिश करना है, तो ये कॉन्कर करना शुरू करता है। तो इसकी एथेंस से भी लड़ाई होती है और एथेंस वाले इतना उत्पात मचाते हैं, लेकिन तब भी ये है कि भाई एथेंस एग्जाम्पल है कि एक प्रेस्टिजियस रोल है एथेंस का, कि एथेंस को मैं तबाह नहीं करूँगा। और इसका ये भी है कि भाई और अपनी ग्रीकनेस कैसे साबित कर सकता है कि जो ग्रीक्स का एंशिएंट एनिमी है पर्शिया, उसको हरा के। तो ये अपनी एक आर्मी बना रहा है कि मैं अब क्रॉस करूँगा हेलेस्पोंट, और ये हमारे इलाके में आके लड़ते थे, मैं इनके इलाके में लड़ूंगा और जाऊँगा, हराऊँगा। अब ये आर्मी इसने बना ली है पूरी की पूरी, लेकिन वो इन्वेड कर पाता उससे पहले उसकी मर्डर हो जाता है। उसका बेटा आता है अब, जिसका नाम है अलेक्जेंडर। वो सीरीज ऑफ बैटल में पूरा का पूरा पर्शियन एम्पायर जो है वो तबाह हो जाता है, अकैमेनिड एम्पायर। अकेला वो ख़त्म कर देता है। हाँ, नीट पीने वाला अलेक्जेंडर। और दूसरा वो भी है, जैसे जब ये परसेपोलिस में जब ये पहुंचता है ना, तो जब परसेपोलिस में आग लगाता है, तो जो ग्रीक हिस्टोरियंस हैं वो ये बोलते हैं कि ये बदला था एथेंस को जलाने का। परसेपोलिस तो पर्शियन कैपिटल थी ना, ये डेरियस ने एस्टेब्लिश करी। पर वो है कहाँ, लोकेशन कहाँ है उसकी? वो आज का ईरान है, ये करमनशाह के आसपास है। अच्छा। हाँ, तो वहाँ पे ये मतलब इनको पूरी जला दी थी इन्होंने। और दूसरा लेकिन इंटरेस्टिंग क्या है कि अलेक्जेंडर को समझ में आ गया था कि मेरे को बहुत सारी चीज़ें मतलब अडॉप्ट करनी पड़ेंगी पर्शियन एम्पायर की, अगर मेरे को रूल करना है ये पूरा अकैमेनिड एम्पायर को। तो वो शादी करता है जो डेरियस 3 की, जो राजा जिसको हराता है, उसकी बेटी को। और 323 के आसपास अलेक्जेंडर की हो जाती है मौत बेबीलोन में। उसके बाद फिर जो इसके जनरल्स हैं वो आपस में लड़ना शुरू करते हैं। तो जो इंडिया का भी तो वो है ना पूरा। हाँ, वो तो 330 से लेके ये 324 तक तो इंडिया में कैंपेन करता है। वो भारत में आता है, क्या ब्यास तक आता है, वो तो हमने कवर करा है। वापस जाता है, बहुत लोगों के हिसाब से पोरस ने हरा दिया था। हाँ। तो वो बात दूसरी है, लेकिन आता है। वो 323 के आसपास डेथ हो जाती है
अलेक्जेंडर की। अब क्या होता है कि जो अलेक्जेंडर्स के जनरल्स हैं वो आपस में लड़ते हैं, और जो ईस्टर्न पार्ट है पर्शियन एम्पायर का, जो एक मेजर चंक है, वो पास आता है सेल्यूकस निकेटर के। सेल्यूकस निकेटर हमारे हिस्ट्री में भी इम्पोर्टेंट रोल है, बिल्कुल, कि 305 में जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं वो जो ये कांधार अफगानिस्तान का इलाका है इससे कॉन्कर करते हैं। अब जो पर्शियन हिस्ट्री है उसमें सेल्यूकस निकेटर का रोल इसलिए इम्पॉर्टेंट है। और दूसरी चीज़, एक चीज़ बताना भूल गया कि जो अलेक्जेंडर है ना, वो ज़ोरास्ट्रियन टेक्स्ट में बहुत बुरा उसको श्रापित बोला गया है। अच्छा, हाँ, और उसको जैसे जो ज़ोरास्ट्रियन रिलीजन है वो एक तरह से आप कह सकते हो डुअलिटी में मानता है कि एक तरफ अच्छाई है, एक तरफ बुराई है, एक तरफ अहुरा माजदा है, एक तरफ अहिरमान है। तो जो अहिरमान है, तो अहिरमान से कंपेयर करा गया है अलेक्जेंडर को। ज़ोरास्ट्रियनिज्म की एक बेसिक हिस्ट्री जैसे देख लेते हैं। जैसे स्टार्टिंग जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म का है, अर्ली हिस्ट्री तो हमको नहीं पता, लेकिन जो अर्लीस्ट टेक्स्ट हैं उनका नाम है गाथा। ठीक है, अब ये गाथा एट्रीब्यूट करी जाती है एक व्यक्ति को जिसका नाम है ज़ाराथुस्त्रा, और हिस्टोरियंस के हिसाब से उनकी डेट है लगभग 1500 BC के आसपास। इंटरेस्टिंग इसलिए इसी समय वेद लिखे जा रहे हैं। और ज़ाराथुस्त्रा जो है वो जिस वर्ल्ड में वो कर रहे हैं वो लगभग वैसा ही वर्ल्ड है जैसा वेद के समय का था। यहाँ पे पेस्टोरल था, और उनकी राइटिंग से पढ़ के हमको पता लगता है कि वो एक प्रीस्टली क्लास में पैदा हुए थे। अब एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है ज़ाराथुस्त्रा के जीवन में कि वो एक नदी से पानी लेने के लिए जा रहे होते हैं। तो जैसे ही बाहर निकलते हैं तो उनको एक वो मतलब दिव्य दृश्य आता है, और उनको एक क्लियर हो जाता है कि भाई एक मतलब एक सेंट्रल बीइंग है अहुरा माजदा, उसकी पूजा हमें करनी चाहिए। तो उसके बाद जो है एक तरह से आप कह सकते हो कि अहुरा माजदा से पहले का अगर कोई ज़ोरास्ट्रियनिज्म था तो बहुत अलग था। अहुरा माजदा कह रहा हूँ, ये ज़ाराथुस्त्रा के पहले का, और ज़ाराथुस्त्रा के बाद बहुत अलग था, क्योंकि जो अर्लीस्ट टेक्स्ट हैं हमको ज़ोरास्ट्रियनिज्म के मिलते हैं वो अहुरा, ये 1500 BC के आसपास, ये बोलते हैं वो ये ज़ाराथुस्त्रा ने लिखे थे, उसको गाथा कहते हैं। तो अब ये जो रिलीजन है इसमें एक डुअलिटी है कि भाई आप जैसे हमारे यहाँ तो कोई मतलब अहिरमान जो है वो जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं उसका एक मतलब पर्सोनिफिकेशन है, और एक अहुरा माजदा है जो कि जितनी भी अच्छी चीज़ें, और ये जो है आपस में दोनों के दोनों लड़ते हैं। और हम एज ए ह्यूमन बीइंग का काम है कि हमें अहुरा माजदा की सहायता करनी चाहिए और अहिरमान को हमको हटाना चाहिए। और हमारे इधर एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि एक व्यक्ति में ये भी है और वो भी है, ऐसा उसमें नहीं है। उसमें नहीं है। वहाँ यह है कि वहाँ आपको अपने कर्मों से, जैसे इसीलिए उसमें बोला जाता है कि वहाँ पे जो फायर है, ये सब जो अहुरा माजदा का सिंबल है, प्योर हैं ये, तो इसको आप इम्प्योर नहीं कर सकते। इसीलिए वहाँ पे जो आग का बहुत एहतराम किया जाता है, और हवा का नहीं, हवा नहीं, ये क्या कहते हैं, पानी का। तो इसीलिए जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं वो अपने जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनको जलाते नहीं हैं। इवन पहले तो बरियल भी नहीं करते थे, वो साइलेंस, वो टावर ऑफ साइलेंस बोलते हैं ना, छोड़ के आ जाते थे वहाँ पे चील गिद्ध वगैरह खाएं, और उसके बाद जो बचा हुआ है हड्डी को बटोर को, तब उस हड्डी को दफनाते थे। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है, तो ये जो अब अकैमनिड पीरियड में क्या होता है ना कि जो ये ज़ाराथुस्त्रा के बाद का जो ज़ोरास्ट्रियनिज्म है वो एस्टेब्लिश हो चुका है। ये जो डेरियस की बेहिस्तून की इंस्क्रिप्शन है तो उसमें बोलता है कि मैं अहुरा माजदा की पूजा करता हूँ। अच्छा, हाँ। लेकिन आज के ज़ोरास्ट्रियन में बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं जो कि जब ये हम आगे देखेंगे तो जैसे जैसे पर्शियन हिस्ट्री बढ़ रही है वैसे वैसे ज़ोरास्ट्रियनिज्म भी चेंजेस आ रहे हैं उसमें। ठीक है। तो ये सेल्यूसिड इंटरल्यूड बोला जाता है इसको। 312 में सेल्यूकस निकेटर एस्टेब्लिश करता है अपने आप को, और 2 जनरेशन के अंदर अंदर एक नया ईरानिक ग्रुप है जो कि अपनी पावर एस्टेब्लिश कर रहा है। अब इस समय भारतीय हिस्ट्री में क्या होता है कि जो नॉर्दर्न अफगानिस्तान का इलाका है जिसे बैक्ट्रिया कहते हैं, वहाँ पे जो सेल्यूसिड गवर्नर है वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर लेता है, और ये बैक्ट्रिया के वेस्ट में एक लोग हैं जिनको कहते हैं पार्थियंस। तो ये पार्थियंस क्या है, ये अपनी
इस्टेब्लिश कर रहे हैं इंडिपेंडेंस। और धीरे 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 171 BC के आसपास जो पहला रूलर है जिसका नाम है मिथ्रेडेटिस फर्स्ट, मेहरदाद प्रथम, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करता है। और जो ये क्या कहते हैं, पूरा ईरान हो गया, मीडिया, ये मेसोपोटामिया, इस सारे इलाके में वो अपनी कॉन्क्वेस्ट कर लेता है। और सेलूसिड जो है अब ये टर्की और सीरिया के आसपास का इलाका है, वहाँ पे सीमित हो चुके हैं। अब अच्छा इंटरेस्टिंग क्या है ना, ये पार्थियंस वैसे तो ईरानिक ग्रुप हैं, लेकिन इनके आप सिक्के देखोगे तो सिक्के में ये इस्तेमाल कर रहे हैं ग्रीक भाषा। अच्छा। और अपने आप को सिक्के में कह रहे हैं फिली हेलोनोस, मतलब ग्रीक्स का दोस्त। और इनके जो सिक्के हैं, सिक्के में जो ग्रीक देवी देवताओं की वो आ रही है। तो इसका क्या थ्योरी है? बहुत लोगों का ये मानना है, एक तो कि भाई उस समय जो ग्रीक था वो हाई कल्चर था, जैसे कि हम आज अंग्रेजी इस्तेमाल करते हैं। और जो ये डिपिक्शन है देवी देवताओं का, क्योंकि अर्ली ज़ोरास्ट्रियनिज्म में बोला जाता था, वहाँ पे जैसे अहुरा माजदा है ना, जैसे हमारे यहाँ देव का जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पे होता है यजदा। तो जो यजदा हैं वो अहुरा माजदा सबसे हाईएस्ट बीइंग है, उसके बाद और भी हैं जैसे अनाहिता, महादेव, जैसे वैष्णवों के लिए भगवान विष्णु जो हैं वो देव हैं, लेकिन बाकी देवों से मतलब सुप्रीम बीइंग है वो। तो वैसे ही अहुरा माजदा सुप्रीम बीइंग है लेकिन देव भी हैं, तो इसीलिए बाकी यजदा जैसे मित्र वो सूर्य से रिलेटेड करते हैं, अनहिता ऐसे करके हैं। तो हिस्टोरियंस का ये मानना है कि ये जो डिपिक्शन है कॉइन्स में, ये बेसिकली जो ईरानिक गॉड एंड गॉडेसेस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन चेहरा दे रहे हैं, वो नाम दे रहे हैं बेसिकली ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस का। अच्छा। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी होता है कि क्योंकि ये ग्रीस में बहुत इन्फ्लुएंस है भाई वहाँ पे देवी देवताओं की मूर्ति बनाने का, तो अब जो ज़ोरास्ट्रियंस हैं वहाँ पे भी ये जो प्रथा चलने लग जाती है। क्योंकि जब अकैमिनिड्स थे ना, तो अकैमिनिड्स की आपको जो स्कल्पचर्स हैं उसमें आपको ये क्या कहते हैं, हमको मूर्तियाँ वगैरह उस सेंस में नहीं दिखती, या टेम्पल वगैरह नहीं दिखते। अकैमिनिड पीरियड में ग्रीक्स या जो इंडियन इन्फ्लुएंस है उसके कारण पहला तो क्या हो रहा है कि जो ये आतिशगाह बोलते हैं उनको, मतलब जहाँ पे हाउस ऑफ फायर की तरह आप कह सकते हो, फायर टेम्पल। तो फायर टेम्पल बनने लग गए, और साथ साथ जो ये देवी यजदा जिनको बोलते हैं डिवाइन बीइंग्स वर्दी ऑफ वर्शिप, उनकी फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी पूजने लग गए वो। इसमें लेजिटिमेट थ्योरी क्या है? क्या जो ग्रीक इन्फ्लुएंस है वो यहाँ पे आया है, या इंडियन इन्फ्लुएंस यहाँ पे आया है, या यहाँ पे पहले हुआ है उसके बाद? नहीं, जो वो ये जैसे मित्र एस्टेब्लिश्ड है ये ग्रीक्स तो सेल्यूकस तो आपके आगे सर पे बैठ रखे थे इनके, तो जाहिर सी बात है ग्रीक इन्फ्लुएंस तो ऑब्वियसली है। और इंडियन इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से मेजॉरिटी मतलब चांसेस ज़्यादा है ग्रीक्स के। जो टेम्पल एज एन इंस्टीट्यूशन हुआ है यज्ञ की तरफ से, फिर टेम्पल्स में जो गया है और मूर्ति पूजा का जो शुरुआत हुई, क्या उसको मतलब जो ग्रीक इन्फ्लुएंस उसको नहीं, भारत में नहीं है ऐसा। भारत में नहीं है। ये आनंद कुमार स्वामी की एक टेक्स्ट है, किताब है, उसमें उन्होंने कन्विंसिंगली आर्ग्यूमेंट करा है कि भारत में जो मूर्ति पूजा का उदय है, स्टार्टिंग में बोला जाता था ये गांधार में इन्होंने ग्रीक्स आए और ग्रीक्स ने पहले वो गांधार स्कूल हुआ, उसके बाद धीरे से फैलना शुरू हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है। बट उनका क्या थ्योरी है? उनका थ्योरी है कि मथुरा में पहली इमेजेस बननी शुरू हुई है। अच्छा। और वो इमेजेस जो है वो बोधिसत्वा की बन रही है। ओके। टेम्पल का भी ये है आर्ग्यूमेंट कि पुराने समय के जो टेम्पल होते थे वो मतलब चैत्य का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ हमेशा से है। ओके। जैसे आप महाभारत भी पढ़ेंगे तो महाभारत में तो खैर बहुत सारी चीज़ें, वो एक स्पेक्ट्रम है, लेकिन अर्ली टेक्स्ट में आता है कि एक प्लेस ऑफ वर्शिप था जो कि मतलब आप कह सकते हो कि वुड वगैरह, मतलब पेरिशेबल स्ट्रक्चर था जो कि सरवाइव नहीं हुआ, लेकिन हमारे यहाँ पे भी था। वो ग्रैंड नहीं बनाया जाता था, लेकिन बनाया जाता था। अच्छा। ये पार्थियंस पे बात में आते हैं। तो पार्थियंस बेसिकली ईरानिक स्पीकर ग्रुप है, लेकिन ये आप कह सकते हो कि पर्शियंस के कजन्स हैं। एग्जैक्टली पर्शियंस उस सेंस में आप नहीं कह सकते। बहुत सही हो गया, मतलब कि जो लोग जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री का शुरू से इस सीरीज़ को फॉलो किया है, वो हमने कहाँ जो शुरुआत की थी वो अलेक्जेंडर से हम सब शुरुआत करते हैं। तो ये अलेक्जेंडर से पहले और वहाँ पे वो अलेक्जेंडर क्यों आया, तो वो एक पूरी कहानी हमने कवर कर ली है। तो ये दोनों हमारे जो हिस्ट्री वाली सीरीज चल रही थी और ये जो ईरानियन अभी तो बाद इसको में लिंक कर दिया एक तरीके से, बाद में और लिंक हो जाएगा, हूणों तक पहुँचेंगे। हाँ। तो जैसे अब क्या है कि ये
पार्थियंस एस्टेब्लिश हो गए हैं यहाँ पे। अब ये कॉन्कर करते हैं, सीरिया से लेके कॉकसस का इलाका, इंडिया के पार्ट्स में कुछ एस्टेब्लिश करते हैं, सेंट्रल एशिया में करते हैं। इसी बीच वेस्टर्न वर्ल्ड में रोम उभर कर आ रहा है। इटालियन पेनिनसुला है, वहाँ पे एक लैटिन ट्राइब है रोमन्स की, वो धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू करती है और धीरे धीरे पहले वो इटली पे कॉन्कर, पूरा जो इटालियन पेनिनसुला है उसको कॉन्कर करती है। फिर धीरे धीरे आप कह सकते हो कि लगभग 60 BC के आसपास का जो इलाका है उसमें पूरा जो वेस्टर्न वर्ल्ड है उसमें उन्होंने कॉन्कर कर लिया। जूलियस सीजर जो है वो पहली बार जो गॉल का इलाका है फ्रांस का उस पर कॉन्कर करता है। पहली बार वो जो आज का इंग्लैंड है उस पर हमला करता है, लेकिन उस समय पूरी कॉन्क्वेस्ट नहीं करता। वो जाता है, मतलब जो कुछ था ही नहीं उधर, हाँ, वो देखता है वहाँ पे कुछ है ही नहीं, वापस आ जाता है। लेकिन गॉल में इन्होंने बहुत कॉन्कर करा था। गॉल में मैसेकर, मतलब जेनोसाइड बोलते हैं, वहाँ पे करा था पूरा। उसमें वो फेमस है ना, वेनी वीडी विची करके, आई केम, आई सॉ एंड आई कॉन्कर। ग्रीक्स की जो स्टेट्स थी, एथेंस वगैरह, इन सब पे भी ये कॉन्कर कर लेते हैं रोमन्स। और ये एथेंस के साथ जेरूसलम, ये पूरा जो इलाका है 60 BC के आसपास इन्होंने सारा कॉन्कर कर लिया है। नॉर्थ अफ्रीका में पूरी कॉन्कर हो चुका है। जो आपका इजिप्ट है, इजिप्ट इनके पास है। तो एक पूरा मेडिटेरेनियन सी है। मेडिटेरेनियन सी को वो बोलते थे हमारा वो है, मतलब बैक वाटर की तरह है। तो एक पावर हाउस की तरह रोमन जो है 60 BC के आसपास बन चुके हैं। अब इनकी लड़ाई होती है पार्थियन से। अब पार्थियन से तो उसमें क्या है कि अब जैसे जो जितना ये ईरानियन सर्कल्स में एक गो अगेन, हाँ अब जो ईरानियन सर्कल्स में एक बैटल ऑफ कैराय करके है, उसकी बड़ी, मतलब आप वो बड़ा एक मतलब प्राउड मोमेंट की तरह वो बताते हैं, क्योंकि ये टाइम है जूलियस सीजर का। रोम में ट्रायम्विरेट, फर्स्ट ट्रायम्विरेट करके एक पीरियड था जिसमें 3 लोग रूल करते हैं रोम को। एक जूलियस सीजर, पॉम्पे और उसका तीसरे का नाम है क्रैसस। तो जो क्रैसस है वो अपने आप को मतलब कि बूस्ट करने के लिए अपनी पॉपुलैरिटी, वो कहता है कि मैं पार्थियंस को हराऊंगा। आर्मी लेके जाता है 40,000 रोमन्स की, और उसकी भिड़न होती है आज का टर्की या सीरिया का इलाका है, मेरे को कंफर्म नहीं है, वहाँ पे। और वहाँ पे पार्थियन से लड़ाई होती है। पार्थियंस इनको हराते हैं और क्रासस को पकड़ लेते हैं। और क्रासस बहुत पैसे वाला इंसान था। तो जो रोमन सोर्सेस है उसमें बताया जाता है जो पिघला हुआ सोना है उसको पिला दिया जाता है, उसके मतलब मार देते हैं उसको। 40,000 जो रोमन, गेम ऑफ थ्रोन्स स्टाइल। हाँ, गेम ऑफ थ्रोन्स ने वहीं से लिया था वो। अच्छा, जो इंस्पिरेशन वो पहनाया था उसको। हाँ, वो इंस्पिरेशन वो क्रैसस का है वो। सॉरी, हाँ, क्रैसस का इंस्पिरेशन है। हैव यू रेड इट? क्या ये इंस्पिरेशन वाला? नहीं, वो वहीं से ही होगा, एक ही वो है। मतलब गैस ऑब्वियसली वो, जैसे आप जो उसका राइटर है जॉर्ज R.R. मार्टिन, जैसे जो वॉल का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वो कौन सी वॉल होती है, नॉर्थ वॉल है। उसका एग्जाम वो वॉल बोलते हैं, वो हेड्रियन की वॉल से इंस्पिरेशन लिया है। वो जॉर्ज R.R. मार्टिन खुद बोल रहा था एक इंटरव्यू में। अच्छा। हेड्रियन की वॉल जो है इंग्लैंड में इन्होंने रोमन्स ने बनाई थी, कि जो स्कॉट्स की ट्राइब्स हैं बेसिकली वो उस तरफ हैं, और जो एक रोमन वर्ल्ड है वो इस तरफ है। अच्छा, हाँ, तो वो इंस्पिरेशन डायरेक्टली। बट उसका तो मैप भी पूरा, जो वेस्टरोस का मैप है वो भी पूरा इंग्लैंड का है। तो जो मतलब आप अगर क्लासिकल हिस्ट्री आपने पढ़ रखी है ना, आप इंस्पिरेशंस देख सकते हो पूरी की पूरी वहां से आ रखी है। इंटरेस्टिंग। तो एक चैप्टर उस पे करते हैं क्या बोलते हो? बिल्कुल। तो बेसिकली जो अब ये 1st सेंचुरी का आसपास का इलाका है, तो ये बार बार बैटल्स हो रही हैं। अब दूसरा एक चीज आपको ये भी समझनी पड़ेगी कि इसमें देखा जाए ना तो मतलब वो हिस्ट्री अभी भी वैसी है लगभग कि जो रोमन्स हैं ना, वो उनको एक सिग्निफिकेंट एडवांटेज हमेशा इसलिए है, रोमन्स लड़ाई करते हैं, वो एस्टेब्लिश्ड हैं ये आज का टर्की वगैरह इसके इलाके में, एंटियोक उनका मेन सेंटर है। और जो ग्रीस है, मतलब ये पर्शियंस हैं, पर्शियंस का जो कोर है वो है आपका आज का वेस्टर्न ईरान, जो कि ये इराक से लगा पड़ा इलाका है। लेकिन जो उनका रिसोर्स बेस है वो मेसोपोटामिया है। तो आपका जो रोमन्स हैं, रोमन्स का रिसोर्स बेस तो वेस्टर्न यूरोप में है और मेडिटेरेनियन में है। इनका रिसोर्स बेस एकदम रोमन बॉर्डर के पास में है। तो हमेशा जैसे आप देखोगे, भले इन्होंने क्रेसस को हरा दिया, ये सब कर दिया, लेकिन और दूसरा क्या है कि ये बहुत अनस्टेबल हैं, आपस में लड़ रहे हैं। रोमन्स क्या कर रहे हैं, जैसे सक्सेशन बैटल होती है तो एक सक्सेशन को पैसा दे रहे हैं कि भाई लड़ो,
तो दूसरे से लड़ रहे हैं। तो इसीलिए एक तरह से हमेशा रोमन पलड़ा जो है ना उस सेंस में भारी रहता था इनके साथ। आज भी देख लो उस सेंस में, जो क्या कहते हैं अमेरिकन बेसेस है आसपास हर जगह है, अमेरिका का जो कोर है वो तो अमेरिका एकदम दूर बैठ रखा है। तो ये जो चीज़ें ये बाद में भी उस सेंस में थोड़ी कॉमन रहेंगी। अच्छा, पार्थियंस जो है हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट हैं कि एक पार्थियन ग्रुप जो ईस्टर्न पार्थियन ग्रुप है वो एक लार्ज चंक ऑफ नॉर्थ इंडियन टेरिटरी में कॉन्कर करता है, जिसे इंडो पार्थियंस कहते हैं। पहलव, उसमें गोंडो फेरीज करके एक रूलर है, वो हमने बात की, हाँ उसकी बात करी थी। तो सारा का सारा और दूसरा 2nd सेंचुरी एडी में भारत में कुशान्स आ जाते हैं। तो ये जो पार्थियंस है कुशानों से लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ ये रोमनों से भी लड़ रहे हैं। अब जो ये पार्थियंस है ना, पार्थियंस कमज़ोर पड़ रहे हैं स्टार्ट मतलब जो 3rd सेंचुरी के स्टार्टिंग में। और 224 BC में जो अकैमिनिड्स का कोर था, आंशान का प्रोविंस वहाँ, और जिसे पारस का प्रोविंस कहते हैं, आज का जो फारस का प्रोविंस है ईरान में, वहाँ से एक नई डायनेस्टी उभर के आती है जो अपने आप को सैसेनिड्स कहती है। और इंटरेस्टिंगली उनके साथ क्या है कि वो अपने आप को बोलते हैं कि वो क्लेम करते हैं हम डिसेंडेंट्स हैं अकैमिनिड्स के। तो एक वो पर्शियन रिवाइवल का दौर माना जाता है। उसका जो पहला रूलर था वो था अर्दशीर। तो ये अर्दशीर लारेजानी करके है ना। तो अब 224 में बैटल ऑफ हॉर्दमुजुंग करके एक हुई थी, जिसमें कि जो पार्थियन रूलर है आर्टाबेनिस IV नाम था उसका, उसको हराया जाता है। ये ससेनिड्स हराते हैं और एक सीरीज ऑफ स्टेप्स वो लेते हैं जिससे कि आप देख सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग पर्शियन रिवाइवल की टेंडेंसी है। पहला, जो पार्थियंस थे अपने सिक्कों में वो ग्रीक्स इस्तेमाल करते थे, इन्होंने हटा दी ग्रीक, ये पर्शियन इस्तेमाल करने लगे। दूसरा, इन्होंने क्या करा कि जो एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी शुरू हुई। तीसरा, ये क्या करते हैं कि जो टेम्पल्स बने थे तो उसमें क्या था, जो यज्द करके मैं बोल रहा हूँ ना, डिवाइन स्पिरिट थी, तो इनकी इन्होंने मतलब मूर्तियाँ भी बनाई थी पार्थियंस ने। तो इन्होंने क्या करा, जो मूर्तियाँ थी वो तो तोड़ दी, लेकिन जो फायर ऑल्टर्स थे जहाँ पे इसकी आग की वर्शिप होती थी उसको इन्होंने रखा। और दूसरा क्या करा इन्होंने कि जो प्रीस्टली क्लास थी उसको बहुत ज़्यादा पावर दी। तो एक स्ट्रॉन्ग प्रीस्टली क्लास का जो फॉर्मेशन है वो इस पीरियड में शुरू हो गया। तो एक पर्शियन रिवाइवल की टेंडेंसी आप कह सकते हो इस टाइम पे। और जितनी भी इनकी इंस्क्रिप्शंस हैं वहाँ पे ग्रीक का आपको नहीं मिलेगा, वहाँ पे पर्शियन स्क्रिप्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा इंटरेस्टिंग एक और चीज़ है कि एक जगह है नक्श रुस्तम करके ईरान में, वहाँ पे 4 आपके अकैमिनिड रूलर दफन है, डेरियस फर्स्ट, ज़र्क्सिस, आर्टाज़र्क्सिस और डेरियस सेकंड। अब ये क्या करते हैं, जो ससेनिड्स हैं ये उसी जगह पे एक बड़ा सा मतलब इन्होंने वो है लगभग 6.5 मीटर बाय 2 मीटर का बड़ी सी कार्विंग है। उसमें क्या है, उसमें एक तरफ जो है अर्दशीर घोड़े पे है, दूसरी तरफ अहुरा माजदा है घोड़े पे, और दोनों का साइज लगभग बराबर है। और अहुरा माजदा एक बड़ी सी रिंग दे रहा है अर्दशीर को, दिखाने के लिए कि भाई मैं आपको किंगशिप का वो दे रहा हूँ, राज करने की वो। इंटरेस्टिंग। और दूसरी इंटरेस्टिंग क्या है कि अर्दशीर के जो घोड़ा है उसके नीचे कुचल रखा है उसने आर्टाबानस को, जो ये पार्थियन रूलर था। और जो ये है क्या कहते हैं अहुरा माजदा, उसके घोड़े के नीचे है अहिरमान। तो एक स्ट्रॉन्ग पैरेलल आप वो देख सकते हो कि मतलब कि एक मतलब क्लियरली हो गया। और दूसरा एक और टेंडेंसी ये जो ये ससेनियंस के सिक्के में आती है ना, वो अपने आप को पहली बार जो ईरान शब्द का वो है आता है इनकी इंस्क्रिप्शन। अच्छा, अपने आप को बोलते हैं हम शहंशाह हैं ईरान के। अच्छा। और दूसरा एक जो डिवाइन किंग का वो कॉन्सेप्ट है वो इस समय पहली बार वो करते हैं कि वो जैसे मतलब आप अहुरा माजदा और जो आप वो देखोगे ना नक्श रुस्तम की कार्विंग, उसमें दोनों का साइज लगभग बराबर है। तो जिससे आप कह सकते हो कि भाई जिस जैसे अहुरा माजदा एक मतलब आउटर वर्ल्ड में है, वैसे इस दुनिया में मैं अहुरा माजदा का रिप्रेजेंटेशन हूँ। लेकिन इंटरेस्टिंगली ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये पर्शियन कॉन्सेप्ट नहीं है, ये इंस्पिरेशन लिया इन्होंने रोम और ग्रीस से, क्योंकि रोम में एम्पररों की पूजा करते थे ये। बिल्कुल। और भारत में वो वाला जो इंस्पिरेशन है रोमन्स का, वो ये कुशान आए थे, कुशानों के देव टेम्पल होते थे जिसमें वो अपनी पूजा करवाते थे।
और दूसरा इंटरेस्टिंग क्या है कि कुषाण अपने आप को टाइटल में इस्तेमाल करते थे शहनशाह, शाहनुशाही, काइजर जो कि रोमन टाइटल था, और महाराजा रजतिराज जो कि इंडियन टाइटल था। तो ये पर्शियन रिवाइवल की जो टेंडेंसी है ये भर के मतलब आर्दशीर्स ने करी थी, और पार्थियंस का धीरे धीरे जितना भी पूरा जो टेरिटरी है इन्होंने कॉन्कर कर लिया। अब अर्दशीर का बेटा है, उसका नाम है शाहपुर। अब शाहपुर इंटरेस्टिंग क्या है कि हमको हम पुर मतलब सोचते हैं जैसे हमारे यहाँ पे नहीं है पुर, लेकिन मैं देखने लगा तो उसमें क्या है कि जो ओरिजिनल ओल्ड पर्शियन था ना उसका ये शाहपुर मतलब शाह मतलब राजा, पुहुर मतलब पुत्र से निकला है पुहुर। अच्छा हाँ, तो शाहपुर मतलब शाह का बेटा। तो ये वो है बेसिकली। अब शाहपुर के पीरियड में ही क्या होता है कि इस रोम से इसकी लड़ाई शुरू होती है, और पहले भी शुरू हो रखी थी। पार्थियंस बेसिकली पार्थियंस को सक्सीड करते हैं एक सेंस में, और साथ में वो लड़ाई रोम से दुश्मन सक्सीड भी करते हैं। अब एंटियोक जो कि एक इम्पॉर्टेंट कैपिटल थी उस सेंस में रोम की, यहाँ पे जो कि आज का तुर्की का मेडिटेरियन कोस्ट है वहाँ पे है, तो वहाँ पे उसको सैक करते हैं। फिर एक एम्परर है, रोमन एम्परर, इनसे लड़ने के लिए आता है फिलिप, उसको ये बंदी बनाते हैं शाहपुर, और फिर उसके रैंसम के लिए बहुत बड़ी रकम देते हैं, और फिर वो रिलीज़ होता है। फिर उसके बाद एक और रोमन आर्मी आती है जिसमें जो रोम का एम्परर है वेलेरियन, वो आता है अटैक करने, उसको ये कब्जा करते हैं। और कब्जा करते हैं वहीं पे न ये जो नक्श रुस्तम है जहाँ पे अर्दशीर की वो है, और जहाँ पे डेरियस और उन सब की कब्र है, वहाँ पे ये अपना एक बड़ा सा कार्विंग बनाता है जिसमें घोड़े पे ये है और नीचे बैठ रखा है, इससे दया मांग रहा है वेलेरियन रोमन एम्परर। और यही वाली जो इमेज है, सेम ट्रेडिशन कंटिन्यूस। हाँ, और दूसरा यही जो सेम इमेज है, यही अभी 7 नवंबर 2025 को तेहरान में इन्होंने इंकलाब स्क्वायर में वो करी थी। तो एक वो, और इनके लिए सच में उस सेंस में भाई एक रोमन एम्परर को आपने कब्जा कर दिया। और रोमन सोर्सेज में तो ये बोलते हैं कि रोमन वेलेरियन जो था एम्परर, उसको इन्होंने पकड़ा, उसकी खाल उतारी, खाल में भूसा भरा और गेट के सामने टांग दिया। लेकिन असलियत में जो इंस्क्रिप्शन आप पढ़ोगे तो उसमें यह है कि इन्होंने अच्छे से उसकी अपने एक तरह से वो ही भाई मतलब वो था, उसकी देखभाल करी, और एक मतलब प्रोविंस का थोड़ा इलाका देके उसको कहा कि आप रहो पूरी ज़िंदगी भर यहाँ पे रहो। लेकिन एक रोमन एम्परर को पकड़ लेना अपने आप में बहुत बड़ी वो है ना। तो अभी कोई मीम ऐसा दिख जाए या ऐसी कोई इमेज दिख जाए जहाँ पे ईरानियन लीडर हो, हाँ, और नीचे डोनाल्ड ट्रंप हाँ, तो वही है उसका पूरा है वो, तो वो किसी को सरप्राइज नहीं होना चाहिए। हाँ, अच्छा, और दूसरा क्या है कि इसी पीरियड में हम देखते हैं जैसे जो पर्शियंस ये थे, यहाँ पे एक सेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी खूब हो रही है। पार्थियंस उस सेंस में सेंट्रलाइज्ड नहीं था उनका, और एक लैंडेड एरिस्टोक्रेसी भी यहाँ डेवलप हो रही है जिसे दीकांस कहते हैं। अच्छा। तो बड़े से इलाके में वो बेसिकली फ्यूडल एक तरह से लॉर्डशिप डेवलप हो रही है। इम्पॉर्टेंट इसलिए हुआ कि बाद में इनके डाउनफॉल में ये सारा रोल प्ले करेंगे। अब इंटरेस्टिंग क्या है कि 4th सेंचुरी का पीरियड है। 4th सेंचुरी के पीरियड में रोमन एम्पायर में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हो चुकी हैं। क्रिश्चियनाइजेशन, हाँ, पहला तो ये हुआ है कि भाई जो एक मतलब क्या कहते हैं राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी हो रही है। और दूसरा आप ये भी कह सकते हो कि जो दो उसमें बट गया था रोम, वेस्टर्न हाफ और जो ईस्टर्न हाफ है। और जो वेस्टर्न हाफ में जो कॉन्स्टेंटिनोपल है वो एक सेंटर बनता है निकल के, जो आज का इस्तांबुल। हाँ, जो आज का इस्तांबुल है। अच्छा, अब इसमें दूसरा क्या होता है ना कि अब स्टेट रिलीजन बन चुका है रोमन्स का क्रिश्चियनिटी। उसका देखा देखी जो ज़ोरेस्ट्रियनिज़्म में भी नए नए बदलाव आ रहे हैं। और वो क्योंकि आप जो आपका एनिमी है उसका एक स्टेट रिलीजन है क्रिश्चियनिटी, उसके पैरेलल में आपको अपने रिलीजन में वो नहीं उसका देख के एक अस एंड देम वाला कॉन्सेप्ट, एक कैननाइजेशन होनी चाहिए। तो इसी पीरियड में जितने जो ज़ोरेस्ट्रियन टेक्स्ट्स हैं उनकी कैननाइजेशन हुई। तो उस सेंस में आप कह सकते हो कि जो गुप्ता पीरियड का रोल था, जैसे हमारे यहाँ पे जो महाभारत और रामायण का फाइनल वर्जन गुप्ता पीरियड में आया और बहुत सारे पुराणों का कंपाइलेशन वगैरह हुआ, तो वो रोल ससेनिड्स में ज़ोरेस्ट्रियनिज्म के लिए मतलब वो प्ले करता है।
तो उनका गोल्डन पीरियड, हाँ ये वो गोल्डन पीरियड तो बोलते ही हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे ये जो क्रिश्चियनिटी में बिशप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, तो वहाँ पे भी जो हाई प्रीस्ट था उसको ससेनिट्स बोलते थे, मोबाद। फिर एक था उनका हाई प्रीस्ट का हाई प्रीस्ट ऑफ हाई प्रीस्ट, तो वो बड़ा रूलर के पास मतलब क्लोज रहता था और उसकी पावर बहुत होती थी। तो जैसे अपने इधर राज वो नहीं, पुरोहित, लेकिन हमारे यहाँ पे पुरोहित। क्या है कि वो जो सेंट्रलाइज्ड रिलीजियस उस सेंस में उतना सेंट्रलाइज्ड नहीं था। हाँ, वो तो Zoroastrian- पर्सनल एक तरीके हाँ, से वो तो पर्सनल वो जो आपके क्रिया कांड है जो भी आप कर बट रहे शायद हो। वो धर्म के लिए भी देखते थे कि कुछ सुझाव तो देते ही थे। हाँ, अच्छा अब क्या है कि ये लड़ रहे हैं रोम से। 5th सेंचुरी में भारत में क्या होता है, ये हुण आने लग जाते हैं, गुप्त यहाँ से लड़ रहे हैं। तो इनका भी एक रूलर है यज़दगिर्द, जो कि लड़ता है क्या कहते हैं इनसे, हुणों से। और एक हिस्टोरियन है जिनका कहना है कि 553 एडी में जो एटिला है, जो कि रोमन एम्पायर में हमला करता है, वो मरता है। तो एक हम देख रहे हैं उसी पीरियड में स्कंदगुप्त हमला कर रहे हैं, जो आज का अफगानिस्तान का इलाका है। वहाँ पे जो एक खानिक ग्रुप है जिसे कहते हैं क्या कहते हैं, मैं नाम भूल गया, कैसे नाम था, कीदराइट्स। हाँ, कीदराइट्स पे हमला करते हैं। और दूसरी तरफ से ये ससैनिड्स हमला करते हैं। तो ये बोला जाता था कि हाँ कि एक क्या पता कुछ साथ कोऑर्डिनेशन हुआ हो, जो हाँ, हमने डिस्कस किया था। तो ये लड़ाई साथ में बाइजेंटाइन से लड़ाई चल रही है, हो रहा है सब कुछ। अब इंटरेस्टिंग होता है कि 603 के आसपास से 603 से लेके 628 तक 25 साल तक लगातार लड़ाई चलती है। अब हुणों को रिप्लेस कर दिया तुर्क ने सेंट्रल एशिया में, तो ये जो इनका ईस्टर्न फ्रंटियर है सैसेनिड्स का, वहाँ पे तुर्क आ रहे हैं, बाइजेंटाइन से ये लड़ रहे हैं। तो 603 से लेके 628 तक 25 साल तक लगातार इनसे लड़ाई होती है बाइजेंटाइन से। और वो ऐसी लड़ाई है कि उस बीच में जैसे 628 बीसी में बताते हैं कि 628 एडी में जो नया राजा बनता है ससैनिड्स का ना, उसके 17 भाई को वो मार चुका होता है। और उसके बाद 628 से लेकर 632 तक 10 नए राजा और रानियां इनमें रूल कर रही होती हैं। फिर यहाँ तक कि जो ये क्या कहते हैं बाइजेंटाइंस हैं, ये इतनी अच्छा उससे पहले क्या करते हैं, ये ससैनिड्स जेरूसलम पे हमला करते हैं। और जेरूसलम में जो ट्रू क्रॉस है जिसको बताते हैं कि जिसपे ये ईसा मसीह को चढ़ाया था, ये वापस लेके आते हैं टेसिपोन। अच्छा, उसके रेवेंज में जो हिरैक्लिस बाइजेंटाइन एम्परर है, वो अटैक करता है जो आज का अज़रबाईजान है। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट फायर टेम्पल था, आताशगाह, जिसको कहते हैं वो तख्त सुलेमानी। वहाँ के वो जो आग है उसको बुझा देता है। तो ये बैक एंड फोर्थ लड़ाई चल रही है। और 628 में इनकी जो कैपिटल है टेसिफोन, उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, उसके पास तक आ जाता है। अब ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है ये पीरियड, क्योंकि इसी पीरियड में अरेबिया में एक नई रिलीजन का जन्म हो रहा है, इस्लाम का। तो उस सेंस में बहुत लोग कहते हैं ना, मतलब ये एक मतलब गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जो दो एम्पायर थे ये आपस में इतना लड़ के, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे फेमाइन भी आ चुका है। तो फेमाइन आ चुका है, पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, जो इतनी सारी लड़ाइयों से कमजोर हो चुके हैं। पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, रेवेन्यू का जो सोर्स था ये सारा का सारा इसने बाइजेंटाइंस ने तबाह कर दिया है इनका। और दूसरा पहले क्या होता था कि हिस्टोरियंस बताते हैं कि पहले भी अरब के जो जितने कबीले थे छोटे छोटे, कभी कभी यूनाइट होते थे। तो ये क्या करते थे, जो दो एम्पायर थे, किसी दूसरे राइवल कबीले को पैसा दे दिया कि लड़ो आपस में लड़के ख़त्म हो गए। अब यहाँ क्या है कि ये दो एम्पायर इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि कोई मतलब वो रिटेलिएट ही नहीं कर सकते। तो 632 का पीरियड है, 632 में प्रॉफिट की डेथ होती है। प्रॉफिट की डेथ के बाद 633 और 634 में जो छोटी छोटी अरब ट्राइब्स थी जो कि अपने आप को नॉन मुस्लिम्स डिक्लेयर कर देती हैं, उनको पहले तो जो राशिदुन कैलिफेट हैं अबू बकर, वो कॉन्कर करते हैं। उसके बाद फिर ये बाहर जाना शुरू करते हैं, स्पिलोना आउट में। तो 636 में सीरिया में लड़ते हैं, यरमुक की लड़ाई बोलते हैं, बैटल ऑफ यरमुक। उसमें बाइजेंटाइन फोर्सेस को हराते हैं। और 640 तक इन्होंने जेरूसलम वगैरह के आसपास का इलाका, 642 में इजिप्ट कॉन्कर करते हैं।
इस तरफ जो ये पर्शियन फ्रंट है, पर्शियन फ्रंट में 637 में जो पर्शियन कैपिटल है वो पर्शियंस के हाथ में चली जाती है, टेसिफोन। 642 में एक जो मेन लड़ाई होती है जिसको कहते हैं बैटल ऑफ नहवंद, अरब सोर्सेस में उसे बोला गया है फत अल फुतुह, मतलब विक्ट्रीज ऑफ विक्ट्रीज। तो 642 में नहवंद की लड़ाई जब हारते हैं पर्शियंस, तो फॉर ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस जो पूरा का पूरा पर्शियन एम्पायर है वो ख़त्म हो चुका होता है। 10 साल तक जो लास्ट पर्शियन रूलर है यज़दगिर्द, तो जिएगा लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो अब बात आती है कि अच्छा कि भाई एक क्वेश्चन उठता है कि क्यों पर्शियंस इतनी आसानी से हार गए और बाइजेंटाइंस बचे रहे। क्योंकि बाइजेंटाइंस पे भी इन्होंने हमला करा था 2 बार, तो कॉन्स्टेंटिनोपल पे पहुंच गए थे जो इस्लामिक आर्मीज हैं, लेकिन वो कॉन्कर नहीं कर पाए थे। तो उसका कारण वही है जो रोम के साथ जब लड़ रहे थे तो दिक्कत थी, क्योंकि जब अरब्स ने कॉन्कर करना शुरू करा तो पहले इन्होंने वो इलाका कॉन्कर करा जो उनके लिए बहुत फेमिलियर था, जो कि इराक का लोलैंड है। इराक का लोलैंड पूरा का पूरा रेवेन्यू बेस था पर्शियन एम्पायर का। और दूसरा आप टेसिफोन देख लीजिए, टेसिफोन एकदम जो है कि वहीं मतलब इराक में ही है, मतलब इराक के पास है। तो उस सेंस में आपका जो कोर एम्पायर है वो तो आपके हाथ से चला गया, और इतना इंटरनल डिसेंशन है कि आप अच्छे से लड़ नहीं पा रहे हो। तो और एक बार जब हारना शुरू करते हो तो फिर लाइन से पूरा का पूरा ख़त्म। तो ये 650 650 तक पूरा का पूरा जो पर्शियन एम्पायर है वो तहस नहस हो जाता है। बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि जो पूरी हिस्ट्री है उसमें कहीं ना कहीं ये जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है जो आज भी हो रहा है, इसका पैरेलल आप देखो कितनी बार, एंशंट हिस्ट्री से लेके आप मिडिवल हिस्ट्री तक आ जाओ, बार बार आपको दिखता है। वो एक वो कह सकते हैं ना, वो जो पर्शिया ईरान का जो इलाका है वो ऐसी जियोग्राफिकल इलाके में बैठ रखा है कि वो पूरा जो यूरेशिया का सेंटर एक तरह से क्या, मिडल ईस्ट इसलिए तो बोला जाता है। तो वो तो मिडल ईस्ट का मिडल, हाँ मिडल ईस्ट का मिडल है उस सेंस में। तो वो तो हमेशा से वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। और ये सारा का सारा जो बैकग्राउंड है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि आज भी ये ससैनिड्स के साथ रोमन्स की लड़ाई, पार्थियंस के साथ रोमन्स की लड़ाई, और अकैमिनिड्स तो उनके लिए वो है कि भाई हम जो अकैमिनिड्स को बहुत बार बोला जाता है फर्स्ट सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड। यस, बट ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि चाहे वो फर्स्ट सुपर पावर हो, चाहे ये इस्लाम के खिलाफ लड़ाई हो, जब क्रैश होता है तो एकदम से क्रैश हो जाता है एंड इट चेंजेस ड्रास्टिकली। ससैनिड्स के साथ यही तो था कि ससैनिड्स का जो रूल था एक तो सेंट्रलाइज्ड बहुत था, और जो ये धीकंस थे इनके साथ यही तो था कि जो पूरा आपका रिसोर्स बेस है वो है इराक का, मेसोपोटामिया का इलाका। अब आप पूरा जो आपका कोर है, एक बार आपका कोर चला गया ना, आप टैक्स रेस कर सकते हो, तो आपकी आर्मी मतलब बची नहीं पूरी की पूरी। और अनफॉर्चुनेटली उनके लिए तेल नहीं था उस टाइम। हाँ तेल नहीं था। और दूसरा हमारे लिए भी ये है कि एक बार जब पर्शिया गया तब उसके बाद से फिर रेड शुरू हुई यहाँ पे ना, क्योंकि वो एक बैरियर था ना। और एक पोयम आती है ना, वो एक पहलवी पोयम है जिसमें कि वो बोल रहे हैं कि हाथी आएंगे हमारे वहाँ से, कजन्स लाएंगे, इंडियन कजन्स। अच्छा, हाँ एक है पोयम ऐसी, जब इस्लाम के साथ लड़ाई हो रही है तो वो मतलब लेमेंट कर रहे हैं कि हम हाथी का इंतजार कर रहे हैं, इंडिया से जो हाथी आएंगे राजा लोग लेके, सेना एक। हाँ बट उस टाइम इंडिया में क्या हो रहा था, ये जब यहाँ पे कंक्योर हो गया, इस समय तो हर्ष का पीरियड है, हम अभी हर्ष वाले पीरियड में पहुंचे नहीं है तो अभी हम पहुंचे नहीं है। तो उसमें हम बात करेंगे कि जब क्या किसी ने ऐसा कुछ सोचा था कि जब ईरान में ये सब हो रहा है तो क्या हम हेल्प करने जाएं, क्योंकि ये कहाँ से आ रहा है कि हाथी आएंगे। अब वो क्या पता नहीं, क्योंकि हमारे वो ट्रेड कॉन्टेक्ट्स तो थे। अच्छा, जैसे ये जो पर्शियंस थे, अरब सोर्सेस में आता है कि जो ससैनिड रूलर्स थे उनकी मैरिज हुई थी जो सिंध का रूलर थे दाहिर से पहले एक चच डायनेस्टी थी। तो चच डायनेस्टी नहीं सॉरी राय डायनेस्टी थी। तो राय डायनेस्टी की एक मतलब प्रिंसेस थी, उसकी वो हुई थी शादी, और उसने फिर एक कोस्ट का इलाका जो था वो ससैनिड्स को दिया था। ये वाले कोस्ट का। तो और उससे पहले ट्रेड कनेक्शंस थे। आप अजंता की पेंटिंग देखेंगे ना, अजंता की पेंटिंग में एक पेंटिंग आती है जिसमें पर्शियंस डिपिक्टेड है। काफ़ी फैसिनेटिंग है। और अभी एक वीडियो थी आपने देखी होगी जो कि ईरानियन एम्बेसी ने शेयर करी थी। एक शाहनामा टेक्स्ट है वो 11वीं सेंचुरी का पर्शियन टेक्स्ट। तो उसमें कहानी है कि ईरान से मतलब इंडिया से एक ग्रुप आता है इंडियंस का जो कि वो प्रेजेंट करता है, उस समय जो रूलर है अनुशिरवन, तो उसको प्रेजेंट करते हैं कि हमने चेस खोजा है।
और वो चैलेंज देते हैं, ये पोयम मतलब उसने ईरानियन एम्बेसी ने शेयर करी थी कि जो इंडियंस हैं चैलेंज देते हैं कि इसके जैसा अगर कोई गेम अगर तुम खोज सको तो बताओ। तो एक इसका अनुशिरवान का एक बहुत ट्रस्टेड मिनिस्टर होता है, जैसे हमारे यहाँ नहीं है तेनालीरामन वगैरह वैसे टाइप का, तो वो फिर एक नया गेम जो है वो इन्वेंट करता है। बट काफ़ी फैसिनेटिंग है ये पूरी स्टोरी, और अब मुझे लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर भी हमको और वर्ल्ड हिस्ट्री तो बोरिंग हो जाती है लोगों के लिए। नहीं, आई थिंक दिस ये वाली जो बहुत इंटरेस्टिंग है, और रोमन हिस्ट्री तो एब्सोल्युटली फैंटास्टिक चीज़ है। तो हो सकता है, बट हम करेंगे, देखते हैं डिस्कशन किस तरफ जाता है। ये अगली बार हम बात करेंगे तो हर्ष की बात होगी। हाँ, हर्ष पे पहुंचने वाले हैं, तो पहुंचने के वाले हैं, अब तो पहुंचा दो। पहुंच गए। तो अब जल्दी मिलेंगे, लेकिन अब की बार हाँ, बिल्कुल, क्योंकि अब जो और कमिटमेंट्स थे आपकी वो हो गई हैं ख़त्म। तो थैंक यू सो मच भाई, बहुत मज़ा आया मेरे को आज। इंडियन हिस्ट्री से ज़्यादा मज़ा आया आज, बहुत कुछ नया सीखने को मिला, एंड एब्सोल्युटली लव्ड इट। थैंक यू सो मच।